भविष्य में जहां रंगों की मैजिक तय करती है कि तुम कौन हो, युवा काई को एक बेकार इन कलर मानकर ठुकरा दिया जाता है, बिना किसी चांस के कि वो कभी हीरो बन सके। लेकिन डेस्टिनी और एक विलाओं का ब्रूटल अटैक उसे टॉक्सिक इंक के एक गड्ढे में फेंक देता है। वो बच जाता है, लेकिन एक शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उसके बाल काले हो जाते हैं और वो सबसे डरावना रंग हासिल करता है, काला, वो रंग जो मॉन्स्टर्स से जुड़ा है। अब इस डार्क पावर के साथ, और बताना भूल ही गया, उसके पास एक ऐसा गैटो भी है जो अंधेरे में चमकता है। काई उन सब से बदला लेने के लिए तैयार है जिन्होंने उसे तुच्छ समझा, और ये साबित करने के लिए कि इन कलर होना उनकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो या इस सीरीज को पसंद करते हो तो सब्सक्राइब दबाकर जुड़े रहना। साथ ही हाइप बटन दबाना मत भूलना, इससे वीडियो का रीच और बढ़ेगा। चलो इस कहानी को शुरू करते हैं, जो सच में इनक्रेडिबल है। एक अंधेरी कैबिन की गहराइयों में सफेद बालों वाला एक युवा मुंह खुला हुआ विजय की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लंबी खोज के बाद उसने आखिरकार वो ढूंढ लिया जिसकी उसे तलाश थी, इंक, एक अजीब नीला लिक्विड। उसने अपने छोटे फेलिनो साथी नीरो के साथ जश्न मनाया। नीरो, बहुत धन्यवाद, उसने उत्साह से भरी आंखों से कहा। थैंक्स टू यू, आई फाउंड इट। कीमती बोतल को कसकर पकड़ते हुए उसने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा। अगर मैं अपनी बात वापस ले लूं तो शायद इस बार कॉर्पो पियोनीर आखिरकार मुझे स्वीकार कर ले। इसी दौरान शहर के दिल में एक विशाल भीड़ तालियां बजा रही थी जब वाइब्रेंट हीरोज की एक परेड गुजरी। एक कलरिस्ट, किसी ने एडमिरेशन से चिल्लाया। नागरिक अपने रक्षकों को फैसिनेशन से देख रहे थे। देखो ये वाइब्रेंट कलर्स, उनमें से एक ने कहा। दूसरे ने भरोसे से जोड़ा, जब तक ये मौजूद है सिडाई ब्रिलियंट हमेशा सेफ रहेगी। लेकिन शहर के सोम्ब्रियो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में माहौल बिल्कुल अलग था। युवा काई एक रिक्रूटमेंट सेंटर के बाहर लंबी लाइन में उदास खड़ा था। उसे जोर से जमीन पर फेंक दिया गया। 2 एग्जामिनर्स उसे घूर रहे थे। एक चिल्लाया कि ये जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। युवा निराश होकर उठा, नीली इंक की शीशी पकड़े हुए। उसने पूछा कि समस्या क्या है और जोर दिया कि ये इंक उसकी क्वालिफिकेशन साबित करती है। एग्जामिनर ने उंगली उठाकर कठोर सच्चाई बताई। वो इन कलर होने की वजह से रिजेक्ट किया गया था। उसने कहा कि इस दुनिया में रोल्स जन्म से तय होते हैं, और बच्चे का मजाक उड़ाया कि उसे अपनी जगह नहीं पता। रूरवे एग्जामिनर ने लाल एनर्जी की एक वेव छोड़ी और उसे इन कलर कहकर पुकारा। सफेद बालों वाला प्रोटैगनिस्ट दर्द से कराहते हुए सिमट गया जब एनर्जी ने उसे जकड़ लिया। सीढ़ियों के ऊपर खड़ा एग्जामिनर घुटनों पर बैठे बच्चे को पियोनियर्स पर लेक्चर देने लगा। घमंडी एक्सप्रेशन के साथ उसने कहा कि सिर्फ चुने हुए लोग जैसे वो खुद ही ऐसा बन सकते हैं। उसने समझाया कि शहर के बाहर की तरास नेग्रास एक ऐसी जगह है जहां कमजोर सरवाइव नहीं करते। एक डरावना लैंडस्केप, अंधकार में डूबा हुआ और खतरनाक बीस्ट से भरा हुआ, जिन्हें क्रिएचर्स कहा जाता है। उसने पियोनियर्स की महिमा गाई जो ह्यूमैनिटी के लिए एक्सप्लोर करते हैं, रिसोर्सेज इकट्ठा करते हैं और इन मॉन्स्टर्स से लड़ते हैं और हीरोज का टाइटल कमाते हैं। वर्तमान में लौटते हुए एग्जामिनर ने ठंडेपन से प्रोटैगनिस्ट को देखा और कहा कि बिना रंग वाला इंसान ऐसे कारनामे कभी हासिल नहीं कर सकता। उसने बच्चे का अपमान किया, उसे अपनी जगह जानने और मजदूरी वाले कामों पर ध्यान देने को कहा। आखिरी धमकी देते हुए उसने चेतावनी दी कि अगर वो वापस आया तो मर जाएगा, और दरवाजा पटक दिया। अकेला छूट जाने पर काई ने नीचे देखा जब उसके सीने से एक हल्की आवाज निकली। नीरो, काला गैटो, बच्चे की जैकेट के अंदर से सिर बाहर निकालता है। प्रोटैगनिस्ट ने गैटो को प्यार से सहलाया और कहा कि वे कहीं और कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो इस तरह के रिजेक्शन का आदी हो चुका है। अपमान के बावजूद उसने एक दृढ़ मुस्कान दी और नीरो से वादा किया कि वो सभी समय का सबसे बड़ा कलरिस्ट बनेगा। उसने जल्दी से गैटो को फिर से कपड़ों के अंदर छुपा लिया, डरते हुए कि कहीं कोई देख ना ले। प्रोटैगनिस्ट इंडस्ट्रियल सड़कों से गुजर रहा था, सोचते हुए कि आगे कहां जाना है। उदास मन से चलते हुए और किसी ऐसी जगह की उम्मीद करते हुए जो उसे स्वीकार कर ले। उसे पता नहीं था कि ऊपर से हरे बालों वाला एक आदमी उसे देख रहा है। बाद में प्रोटैगनिस्ट एक भीड़ भरी प्लाजा में अपनी नोटबुक देख रहा था। उसने नामों से भरी किताब में एक और जगह को गुस्से से काट दिया, महसूस करते हुए कि उसे हर जगह से रिजेक्ट किया गया है। वो थका और पराजित होकर आह भरता है और मारी वर्कशॉप की तख्ती वाले एक भवन के पास पहुंचता है, बड़बड़ाते हुए कि अब वो क्या ही कर सकता है। दरवाजा खोलता है और मालकिन को बुलाता है। अंदर सफेद बालों वाली और प्रोटेक्शन गॉगल्स पहने वाली एक लड़की गॉगल्स उठाती है और खुश मुस्कान के साथ उसे स्वागत करती है। मरी ने प्रोटैगनिस्ट के उदास चेहरे को देखा और समझ गई कि वो एक और परीक्षा में फेल हुआ है। जब नीरो मेज पर कूदता है, वो गाटो का गर्मजोशी से स्वागत करती है, प्रोटैगनिस्ट को हौसला देने की कोशिश करती है और कहती है कि एग्जामिनेटर्स उसके टैलेंट के अंधे हैं। फिर भी वो उदास ही रहता है और पूछता है कि उसकी ताकत का क्या फायदा जब कोई इन कलर को स्वीकार नहीं करता। मरी तर्क देती है कि उसकी एबिलिटीज इस बात से साबित होती हैं कि वो खतरनाक टेरा नेग्रा से रिसोर्सेज सफलतापूर्वक लाता है। प्रोटैगनिस्ट विनम्र बना रहता है और कहता है कि उसका जीवित रहना सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि नीरो उसकी मदद करता है। बात बदलते हुए वो नीली इंक की शीशी मेज पर रखता है और पूछता है कि क्या वो इसे खरीद सकती है। मरी खुश हो जाती है और इसके लिए अच्छा दाम देने को तैयार हो जाती है। वो नीले लिक्विड को पाइपिंग सिस्टम में डालती है और शिकायत करती है कि कमी की वजह से इंक के दाम बहुत बढ़ गए हैं। प्रोटैगनिस्ट टिप्पणी करता है कि यही कमी है जिसकी वजह से लोग ज्यादा पाइनियर्स मांग रहे हैं।
मशीनरी का एक दृश्य दिखाता है कि शहर की जिंदगी इन रंगीन फ्लूइड्स पर निर्भर है। प्रोटैगनिस्ट निराश होता है क्योंकि कोई न्यूक्लियो से हायर नहीं करता। मरी पूछती है कि क्या उसने उसकी पिछली सलाह पर सोचा है। जब वो हिचकिचाता है और कहता है कि जिस जगह का उसने जिक्र किया था वो थोड़ी अजीब लगती है। मरी अचानक मेज पर एक कागज पटकती है और चिल्लाती है कि उसे सब कुछ आजमाना होगा। पर्चे में अरोरा स्तर एस कॉर्पो पायनियर के लिए रिक्रूटमेंट का नोटिस था, जिसमें कहा गया था कि एडमिशन टेस्ट सबके लिए खुला है और सख्ती से एबिलिटी पर आधारित है। प्रोटैगनिस्ट सदमे में कागज को देखता है। वो मानता है कि उसने हमेशा एक प्रतिष्ठित स्तर एस कॉर्पो में आवेदन करने से हिचकिचाया है। ये सोचते हुए कि वो फेल हो जाएगा, वो खुद से पूछता है कि क्या ऐसी जगह सच में उसकी एबिलिटीज को पहचानेगी। मरी उसे मौका लेने के लिए प्रोत्साहित करता है, दोहराते हुए कि अगर ये सच में एबिलिटी पर आधारित है तो वो आखिरकार वो पहचान पा सकता है जिसका वो हकदार है। वो मुस्कुराती है और उसे याद दिलाती है कि वो बहुत समय से कलरिस्टा बनना चाहता था। एक फ्लैशबैक में बारिश में अकेला प्रोटैगनिस्ट नीरो को पकड़े दिखता है, जो बताता है कि वो बचपन से ये सपना पाल रहा है। मरी उसे भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी। उसके भरोसे से मजबूत होकर प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और तय करता है कि अब और हिचकिचा नहीं सकता। वो रिक्रूटमेंट के पर्चे को कसकर पकड़ लेता है। नई डिटर्मिनेशन के साथ वो मरी को अलविदा कहता है और वर्कशॉप से बाहर निकल जाता है। सोम्ब्रियो डिस्ट्रिक्ट की शांत गलियों में चलते हुए प्रोटैगनिस्ट पर्चा पकड़े सोचता है कि उसे परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। अचानक वो रुक जाता है जब नीरो पीछे किसी प्रेजेंस पर प्रतिक्रिया देता है। एक आवाज कैजुअली पूछती है कि क्या गड़बड़ है, और लकड़ी की छड़ी पकड़े एक हाथ जिसकी नोक पर हरी चमकती स्फीयर है परछाइयों से बाहर आता है। वही हरे बालों वाला आदमी जो जासूसी कर रहा था अपनी छड़ी सीधे प्रोटैगनिस्ट की ओर तान देता है। एक मैजिकल एम उसकी पीठ पर लॉक हो जाती है। बिना हिचकिचाए वो हरी एनर्जी की एक ब्लेड दागता है। प्रोटैगनिस्ट हैरानी में घूमता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एनर्जी का विस्फोट उसे जोर से लगाता है और वो दर्द से चीख उठता है। बेहोश होते समय हरे बालों वाला आदमी और उसका असिस्टेंट उसके पास खड़े रहते हैं। हमलावर ताना मारता है कि भले ही लड़का एक सटीक शॉट से बच गया हो, वो वैसे भी जल्द मर जाएगा। खून से लथपथ और हिलने में असमर्थ प्रोटैगनिस्ट कमजोर आवाज में अपने गाटों को पुकारता है। नीरो का डरा हुआ चेहरा उसके कपड़ों के नीचे से निकलता देख लड़का अपनी आखिरी ताकत से गाटों को भागने का आदेश देता है। दृश्य एक इंडस्ट्रियल क्षेत्र में बदलता है, जिस पर इंक रेजिड्यूज के डिस्पोजल साइट का चेतावनी चिन्ह लगा है। प्रोटैगनिस्ट कराहते हुए होश में आता है, बस ये देखने के लिए कि हरे बालों वाला आदमी उसे मुस्कुराकर देख रहा है। आदमी उसे कॉलर से पकड़कर एक विशाल काले स्लज टैंक के ऊपर लटका देता है। वो उसे चढ़ाता है, कहता है कि जिंदा यहाँ फेंका जाना बदकिस्मती है। हमलावर समझाता है कि इस गड्ढे में इंक रेजिड्यूज है, एक घातक मिश्रण जो छूने वाली हर चीज को घोल देता है और कोई शरीर नहीं छोड़ता। दहशत में प्रोटैगनिस्ट छटपटाता है और पूछता है कि वो आदमी कौन है और उसने हमला क्यों किया। हरे बालों वाला आदमी बताता है कि वो और उसका पार्टनर पहले उसे देखकर हैरान थे। एक फ्लैशबैक दिखाता है कि जासूसी के दौरान उन्हें लड़के में नहीं बल्कि उसकी जैकेट में छुपी क्रीचर में दिलचस्पी थी। आदमी बताता है कि ऐसी क्रीचर जो इंसान का साथ दे सके एक अद्भुत खोज है। वो नीरो को सच्ची रैरिटी कहता है और प्रोटैगनिस्ट की गर्दन और जोर से दबाता है। उसके पीछे असिस्टेंट एक छोटी पिंजरा पकड़े है। इसके अंदर नीरो कैद है, रोता हुआ, और प्रोटैगनिस्ट ये देखकर सहर जाता है। ये समझते हुए कि उसका साथी पकड़ा जा चुका है, हताश प्रोटैगनिस्ट हरे बालों वाले आदमी का कॉलर पकड़ता है और चिल्लाता है कि गाटों को छोड़ दे। हमलावर प्रभावित नहीं होता। लड़के के गुस्से का मजाक उड़ाते हुए आंखों में लालच चमकता है। वो समझाता है कि ये क्रीचर एक साधारण मालिक के लिए बहुत कीमती है और ब्लैक मार्केट में भारी रकम में बेची जाएगी। वो आसानी से लड़के पर काबू पा लेता है, उसे हवा में उठाकर गला घोंटते हुए ताना मारता है कि पालतू जानवर उसके लिए बहुत अच्छा है। बेबस लटका हुआ प्रोटैगनिस्ट खुद को सोम्ब्रियो डिस्ट्रिक्ट में लापरवाह होने के लिए कोसता है। वो अपने अकेले अतीत पर सोचता है और तय करता है कि भले ही उसने हमेशा भेदभाव झेला हो, वो नीरो अपने इकलौते परिवार को किसी भी कीमत पर नहीं खोएगा। गुस्से से भरे एक्सप्रेशन के साथ वो आदमी को चेतावनी देता है कि उससे मत उलझो और हमलावर की बाह को और कसकर पकड़ लेता है। हरे बालों वाला आदमी रुक जाता है, कुछ अजीब महसूस करता है। उसका चेहरा घुमंड से सदमे में बदल जाता है। जब एनर्जी उसके चेहरे पर चटकने लगती है, घूमती हुई हरी ऑरा अग्रेसर से प्रोटैगनिस्ट के हाथों में बहने लगती है और आदमी घबराहट में चीखता है। महसूस करता है कि कुछ जबरदस्ती इसके शरीर से बाहर खींचा जा रहा है। इस अनजान अनुभव से दहशत में वो आदमी लड़के को जोर से झटककर टॉक्सिक इंक रेजिड्यूज के टैंक में फेंक देता है। हमलावर इस मुठभेड़ को समय की बर्बादी कहकर खारिज कर देता है। नीरो पिंजरे के अंदर से बेबस होकर रोता है। खिलाड़ी घोषणा करते हैं कि अब वो अमीर हो गए हैं और ब्लैक मार्केट की ओर रवाना हो जाते हैं, गाटों के आंसुओं को नजरअंदाज करते हुए। काले तरल की गहराइयों में प्रोटैगनिस्ट देखता है कि रोशनी धीरे धीरे गायब हो रही है। नीलो की चीखें दूर होती सुनकर वो तैरने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से जकड़ा हुआ है। यादें उसकी आंखों के सामने बहने लगती हैं।
और वो खुद से पूछता है क्या उसकी कहानी इसी अंधेरे गड्ढे में खत्म हो जाएगी। तभी उसके छोटे वाले रूप की एक झलक सामने आती है जो एक बिल्ली को पकड़े हुए है। उसे एहसास होता है कि वो हार नहीं मान सकता, क्योंकि खालीपन की गहराई में एक वादा अभी बाकी है। एक रहस्यमयी आवाज बेहोश प्रोटैगनिस्ट से पूछती है कि वो कुछ कर क्यों नहीं रहा। उलझन में वो आवाज से अपनी पहचान बताने को कहता है। तभी उसके सामने एक बड़ा सा टेक्स्ट चमकता है जो उसे स्वीकार करने का आदेश देता है। अचानक विचारों की बाढ़ उस पर टूट पड़ती है जो उसे नीरो को बचाने और अपने असली रंग को स्वीकार करने के लिए उकसाती है। प्रोटैगनिस्ट का चेहरा सायों में ढक जाता है, जबकि आवाज उससे अपनी शक्ति वापस लेने की मांग करती है। काले तरल के घूमते वॉटेक्स से एक हाथ आगे बढ़ता है। प्रोटैगनिस्ट स्थिर खड़ा रहता है, जबकि उसके ऊपर अंधेरे की एक लकीर बिखर जाती है। वो अपने हाथों को देखता है जो अब काली एनर्जी से घिरे हुए हैं और हैरान होता है कि वो अब भी उसी इंक के अंदर है। उसकी यादें टूटी हुई हैं, लेकिन वो उन्हें नजरअंदाज करके जरूरी चीज पर ध्यान देता है। अब चमकती सफेद आंखों वाली एक शैडो सिल्हूएट बनकर वो खुद से सवाल करता है कि वो आखिर बन क्या गया है। तभी रोने जैसी हल्की आवाज खामोशी को काट देती है और उस एंटिटी का ध्यान खींचती है। प्रोटैगनिस्ट ऊपर देखता है और दो धुंधली आकृतियां देखता है जो एक छोटी सी केज पकड़े हुए हैं। उसके अंदर नीरो चीख रहा है। अपने साथी को देखकर प्रोटैगनिस्ट फिर से होश में आता है और कहता है कि उसे नीरो को बचाना ही होगा। वो अंधेरे से बना हाथ उन आदमियों की तरफ बढ़ाता है। अचानक गहराई से काली एनर्जी का एक विशाल ब्लास्ट फूट पड़ता है। हरे बालों वाला आदमी और उसका असिस्टेंट डर के मारे चीखते हुए पीछे हटते हैं। वे डिस्पोजल पिट की तरफ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जहरीली इंक पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। नीचे सिर्फ एक ठोस काली आकृति खड़ी होती है। सिनिस्टर ऑरा फैलाती हुई एंटिटी उनकी तरफ चलने लगती है। हरे बालों वाला आदमी डर से कांपता है। उसकी आंखें अविश्वास से फैली हुई हैं। जैसे ही एक विशाल शैडो क्लॉ उन पर गिरने लगती है, वो हकलाते हुए सोचता है कि क्या ये कोई क्रीचर है। एक्सप्लोजन के बाद शैडो डिस्ट्रिक्ट पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। एक बुजुर्ग घबराया हुआ आदमी एक पुलिसमैन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने अचानक कहीं से एक छोटी सी हाथ निकलते देखा जिसने पूरी जगह को काली एनर्जी से उड़ा दिया। धूल बैठने पर मेडिक्स हरे बालों वाले हमलावर और उसके असिस्टेंट के बेहोश शरीरों को ले जाते हैं। नए पहुंचे लोग पीड़ितों को देखते हैं। एक लाल बालों वाला आदमी और नीले बालों वाली औरत देखते हैं कि ये बी लेवल पायनियर्स पूरी तरह रंग खो चुके हैं। नीले बालों वाली औरत हैरान रह जाती है कि किसी इंसान का रंग कैसे निचोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका साथी उसे मिशन पर ध्यान देने को कहता है। लाल बालों वाला आदमी बताता है कि वे शहर में दिखी एक विशाल क्रीचर की रिपोर्ट की वजह से आए हैं। पुलिसमैन ये जानकर चौंक जाता है कि वो एक हाई रैंकिंग कलरिस्ट से बात कर रहा है। वो घबराकर पूछता है कि इतने ताकतवर लोग शैडो डिस्ट्रिक्ट में क्यों हैं, और नीले बालों वाली औरत शांति से बताती है कि वे जांच के लिए आए हैं। लाल बालों वाला आदमी इंपैक्ट साइट देखने की मांग करता है और डरा हुआ पुलिसमैन रास्ता दिखाता है। दोनों इन्वेस्टिगेटर्स विशाल क्रेटर के सामने खड़े होते हैं। लाल बालों वाला मलबा जांचता है और काले दाग नोट करता है। उसकी पार्टनर पुष्टि करती है कि क्रीचर के निशान मौजूद हैं और बताती है कि शहर के अंदर किसी क्रीचर का अचानक आना बेहद असामान्य है, क्योंकि आमतौर पर दीवारों के भीतर सिर्फ छोटे जानवर ही मिलते हैं। गहरे गड्ढे को देखते हुए लाल बालों वाला सोचता है कि क्या वे किसी नए तरह के मॉन्स्टर से निपट रहे हैं। वो गंभीर लेकिन ऊबा हुआ दिखता है, समझते हुए कि एक यूनिक एंटिटी को ट्रैक करना मुश्किल होगा, क्योंकि वो मौजूदा पैटर्न्स में फिट नहीं बैठती। दृश्य बदलता है और एक उजड़ा हुआ इलाका दिखता है जहां मलबा बिखरा पड़ा है। अंधेरे में एक बिल्ली दर्द से चिल्लाती है और सायों में गिर जाती है। उसे खुरदरी जीभ का एहसास होता है और वो जागता है जब नीरो उसके बाल चाट रहा होता है। राहत से भरकर काई तुरंत नीरो को कसकर गले लगा लेता है, ये देखकर कि वो सुरक्षित है। तभी शरीर का दर्द उसे झटका देता है और वो कांप उठता है। काई उलझन में बैठता है और समझने की कोशिश करता है कि हुआ क्या। उसे याद आता है कि कैसे आदमियों ने उस पर हमला किया और उसे टैंक में फेंक दिया था। काले जहरीले तरल में गिरने और डूबने की याद आते ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। वो अविश्वास में अपने हाथ उठाता है, सोचते हुए कि क्या असंभव हो गया है। वो अपने सिर को छूता है और कुछ अलग महसूस करता है। उसके पहले सफेद बाल अब गहरे काले हो चुके होते हैं। काई अपने नए बाल पकड़कर सामने देखता है, पूरी तरह उलझा हुआ। ये समझ नहीं पाता कि वो जिंदा कैसे है या उसकी शक्ल इतनी बदल क्यों गई है। घोर अंधेरे में खड़ा काई चारों तरफ देखता है और सोचता है कि उसे कुछ दिख क्यों नहीं रहा।
वो घबराकर नीरो को पुकारता है, मदद मांगते हुए। जवाब में काली बिल्ली हवा में उछलती है और तेजी से घूमती है, एक तेज सफेद रोशनी छोड़ते हुए जो पूरे इलाके को रोशन कर देती है। अचानक रोशनी एक डरावना दृश्य दिखाती है। वे एक गहरी गुफा में हैं जहां चारों तरफ काली और भयानक क्रीचर्स की झुंड है। काई सदमे में देखता है और हकलाता है, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वे कहाँ हैं। उसे डर के साथ एहसास होता है कि वे ब्लैक लैंड्स में हैं, जो शहर से बहुत दूर एक जानलेवा इलाका है। उसे याद आता है कि ब्लैक फॉरेस्ट इतनी खतरनाक है कि सिर्फ बी लेवल पायनियर्स को ही यहां आने की इजाजत है। मॉन्स्टर्स को पास आते देख काई घबरा जाता है। वो नीरो को साथ चलने को चिल्लाता है और तुरंत भागता है। चमकती हुई बिल्ली उसके साथ उड़ती है, रास्ता रोशन करते हुए। जान बचाने के लिए दौड़ते हुए काई एक विशाल शैडो सर्पेंट से बच निकलता है और कहता है कि हालात बेहद खतरनाक है। इस अफरा तफरी में भी वो नीरो को रोशनी के लिए धन्यवाद देता है। अंधेरी जंगल में दौड़ते हुए वे पीछा करती बीस्ट से बचने के लिए चट्टानों पर चढ़ते हैं। काई नीरो की रोशनी के पीछे चलता है और दोनों एक क्लिफ से छलांग लगाते हैं ताकि झुंड से दूरी बना सकें। भागते समय काई का चेहरा डर से उलझन में बदल जाता है। उसे अपने शरीर में कुछ अजीब महसूस होता है और वो अपने सीने की तरफ देखता है जहां से काली एनर्जी निकल रही होती है और समझता है कि उसका शरीर बदल चुका है। वो हैरान होता है कि इतनी देर दौड़ने के बाद भी वो थका नहीं है। वो एक विशाल खाई को आसानी से पार कर लेता है, ये महसूस करते हुए कि वो पहले से ज्यादा तेज और फुर्तीला हो गया है। वो मजबूती से उतरता है, ये जानकर स्तब्ध कि उसका शरीर रहस्यमयी एनर्जी से भरा हुआ है। नीरो सबसे पहले खतरे को महसूस करता है। उसके कान खड़े हो जाते हैं जब एक नया थ्रेट पास आता है। भेड़िए जैसी एक फियर्स क्रीचर काई पर झपटती है, उसे चौंकाते हुए। काई देर से समझता है कि उसकी डिफेंसिव पोस्चर कमजोर है और वो हमला नहीं रोक पाएगा। खुद को मरता हुआ मानकर वो आंखें कसकर बंद कर लेता है। मॉन्स्टर के दांत काई की बाह पर कसते हैं, लेकिन चमड़ी फटने के बजाय टूटने की तेज आवाज गूंजती है। बीस्ट के दांत पूरी तरह चकनाचूर हो जाते हैं और वो भ्रमित रह जाता है। काई हक्का बक्का आंखें खोलता है, खुद को जिंदा देखकर। दांत विहीन शैडो वुल्फ रोता हुआ झाड़ियों में भाग जाता है। काई अपनी बाह देखता है जो पूरी तरह सही होती है, एक भी खरोंच नहीं। वो अपने हाथों को अविश्वास से देखता है, सोचते हुए कि ऐसा हमला उसे मार देना चाहिए था। तभी उसे एहसास होता है कि ये ड्यूरेबिलिटी उसी कलर की ताकत है जिसकी वो तलाश कर रहा था। अचानक जमीन जोर से कांपती है, काई और नीरो का ध्यान खींचते हुए। अंधेरे से एक विशाल सिलुएट उभरने लगती है। एक आंख वाला विशाल मॉन्स्टर घाटी से निकलता है, धमकाती एनर्जी से चमकता हुआ। काई ऊपर देखकर दहशत में पहचानता है कि वो एक साइक्लॉप्स है। जैसे ही मॉन्स्टर अपनी विशाल बाह उठाकर उसे कुचलने को होता है, काई सोचता है कि जो शिकारी आमतौर पर फॉरेस्ट की गहराई में रहता है वो यहाँ इतना दूर क्यों है। साइक्लॉप्स जमीन पर जोरदार वार करता है, मलबा चारों तरफ उड़ जाता है और नीरो चीख उठता है। काई मलबे के बीच बैठा हुआ बच जाता है। वो मानता है कि वार मजबूत था, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल जाती है जब उसे एहसास होता है कि उसके पास जीतने का मौका है। उसके दिमाग में बचपन की यादें घूम जाती हैं, अकेलापन, ठुकराया जाना और बार बार हार। वो समझता है कि उसे आखिरकार वही शक्ति मिल गई है जो वो हमेशा चाहता था और तय करता है कि अब सब कुछ बदलेगा। उसकी बाह में एनर्जी चटकती है और वो मुट्ठी भींचता है, ये तय करते हुए कि अब उसे भागने की जरूरत नहीं। पिछली लड़ाइयों की यादें उसके दिमाग में उमड़ पड़ती हैं। वो उस अजीब और ताकतवर एहसास पर ध्यान देता है और अचानक उसका शरीर सायों में घिर जाता है। वो चमकती सफेद आंखों वाले शुद्ध काली एनर्जी के रूप में बदल जाता है। साइक्लॉप्स गुस्से से गरजता है और उसे कुचलने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन काई जमीन से विस्फोटक ताकत के साथ उछलता है। हवा में उड़ते हुए वो हमला करता है और एक विनाशकारी पंच से विशाल मॉन्स्टर को टुकड़ों में उड़ा देता है। वार की ताकत से एक विशाल शॉक वेव पूरे इलाके में फैल जाती है। पेड़ों के बीच रास्ता बनाते हुए काई ऊपर उड़ता है, दुश्मन के मलबे से घिरा हुआ। कुछ पल वो इसी रूप में रहता है, फिर उसकी आंखें फैल जाती हैं जब उसे कुछ बदलता हुआ महसूस होता है। काली एनर्जी अचानक बिखर जाती है और वो खुद को तेज धूप के नीचे एक हरे भरे इलाके के ऊपर तैरता हुआ पाता है। वो नीचे झरने और जीवंत जंगल को आश्चर्य से देखता है, रंगों की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध। उतनी ही जल्दी शक्ति गायब हो जाती है और उसके बाल फिर से सफेद हो जाते हैं। वो नीचे देखता है उलझन में। तभी उसे एहसास होता है कि ग्रेविटी ने पकड़ बना ली है और वो हवा में बेबस है। डर से चीखता हुआ वो तेजी से नीचे गिरता है और जंगल से टकरा जाता है। काई मलबे से बाहर रेंगता है, जबकि नीरो ऊपर मंडराता हुआ चिंतित दिखता है। काई घुटनों पर गिर जाता है और जैसे जैसे उसे घेरे काली एनर्जी धुएं की तरह उड़ने लगती है, उसे डर के साथ एहसास होता है कि उसकी नई शक्ति की कीमत क्या है। जितना ज्यादा वो इस इंटेंस पावर का इस्तेमाल करता है, उतनी तेजी से ये उसके शरीर से खत्म होती जाती है और इसी रफ्तार से वो बेबस हो जाएगा। अचानक उसके चारों तरफ की दुनिया घुप अंधेरी हो जाती है और एक रहस्यमयी आवाज उसके दिमाग में पूछती है कि वो क्या सोच रहा है।
आवाज उसे आदेश देती है कि वो एक्शन ले, ये बताते हुए कि शिकार ठीक उसके सामने है और उसे जल्दी खाने को कहती है। काई अपने सामने पड़े साइक्लॉप्स के अवशेषों को देखता है। आवाज उसे बहकाती है, पूछती है क्या वो जीना चाहता है और बस हाथ बढ़ाने को कहती है। थका हुआ और पसीने में डूबा काई होश में रहने के लिए संघर्ष करता है। वो हताश दिखता है जबकि आवाज लगातार हाथ इस्तेमाल करने को कहती रहती है। उसकी आंखें हल्की सी चमकती हैं और कांपते हुए वो इंस्टिंक्ट के दबाव में आदेश मान लेता है। काई अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मजबूती से साइक्लॉप्स के सिर पर रख देता है। तुरंत एक डार्क टेक्निक एक्टिवेट होती है और काय मॉन्स्टर के शरीर में बची हुई डार्क एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। नीरो आंखें फैलाए शौक में देखता रहता है जब उसका मालिक ये डरावना काम करता है। जंगल के बीच से ब्लैक लाइट का एक विशाल पिलर फूट पड़ता है जो आसमान को चीर देता है, जबकि काय पूरी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है। जैसे ही रोशनी गायब होती है, काय हाफने लगता है। थकान धीरे धीरे उसके शरीर से निकल जाती है। वो एक पत्थर के सहारे टिक जाता है। उसके बाल फिर से काले हो चुके होते हैं और उसकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है। वो आसमान की तरफ देखता है और गहरी राहत की सांस छोड़ता है, ये समझते हुए कि वो जिंदा रहेगा। मारी की वर्कशॉप में वापस दिन अंदर से शांत लगता है। मारी एक ब्लूप्रिंट पर काम कर रही होती है, तभी दरवाजे की बेल उसे चौंका देती है। वो ऊपर देखती है और दरवाजे पर एक रहस्यमयी सिलहाउट और फटी हुई केप में खड़ी आकृति देखती है। शालीन बनने की कोशिश में मारी मुस्कुराकर अजनबी का स्वागत करती है, हालांकि वो अंदर से कांप रही होती है। वो पूछती है क्या उसे कोई स्पेशल रिक्वेस्ट चाहिए, लेकिन हुड पहनी आकृति बस वहीं खड़ी रहती है और डार्क ऑरा फैला रही होती है। अजनबी एक भारी कदम आगे बढ़ाता है। अब साफ तौर पर नर्वस मारी चिल्लाकर कहती है कि वो सस्पिशियस लग रहा है। जब वो फिर भी पास आता है तो वो घबरा जाती है और एक बड़ी रेंच उठा लेती है, चेतावनी देते हुए कि अगर उसने एक और कदम बढ़ाया तो वो हमला कर देगी। अचानक वो आकृति उसकी तरफ दौड़ती है, जिससे मारी डर के मारे चीखती है और आंखें कसकर बंद कर लेती है। लेकिन इंट्रूडर रुक जाता है और हुड पीछे करता है। एक जाना पहचाना स्माइल सामने आता है। वो उसे काम होने को कहता है। चेहरा दिखाते हुए वो शर्मिंदगी से सिर खुजलाता है और कहता है कि बस वही है, हालांकि मानता है कि अब खुद को भी पहचान नहीं पा रहा। मारी शौक में आंखें फैलाए अपनी डिफेंसिव पोस्चर छोड़ देती है। वो हकलाती है, उसके चेहरे में आए ड्रास्टिक बदलावों को समझ नहीं पाती। उसकी आवाज बाहर तक गूंजती है जब वो डिसबिलीफ में चिल्लाती है और पूछती है कि उसकी अपीयरेंस को क्या हो गया। कांपते हुए मेटल पाइप पकड़े वो हुड वाली फिगर को घूरती है। अचानक उसका डर एक्सप्लोजिव गुस्से में बदल जाता है। वो हैमर और रेंच उठा लेती है, चिल्लाते हुए कि जो भी उसे चोट पहुंचाने वाले बास्टर्ड्स हैं वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वो टूल्स को पागलों की तरह घुमाती है, चिल्लाते हुए कि उनके सिर कुचल दिए जाने चाहिए। काय घबराकर उसे शांत करने की कोशिश करता है, ये भरोसा दिलाते हुए कि वो ठीक है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये सच में वही है तो मारी रेंच गिरा देती है और मानती है कि वो इसलिए बहक गई क्योंकि वो उसे खो देने से बहुत डर गई थी। उसका चेहरा राहत भरी मुस्कान में बदल जाता है और वो काय से कहती है कि वो खुश है कि वो सुरक्षित है। काय उसे परेशान करने के लिए माफी मांगता है। अंदर ही अंदर काय अपनी हालत की अब्सर्डिटी पर सोचता है कि टॉक्सिक इंक में गिरकर बच जाना और कलर मिल जाना कितना अविश्वसनीय है। वो मारी से अपनी चिंता साझा करता है, ये कहते हुए कि उसकी नई कलर ब्लैक है जो मॉन्स्टर्स से जुड़ी मानी जाती है, और वो सोचता है कि लोग उसे नकारात्मक नजर से देखेंगे। लेकिन वो जल्दी ही इस चिंता को छोड़ देता है, ये तय करते हुए कि सबसे जरूरी बात यह है कि अब उसके पास कलरिस्ट बनने का मौका है। वो घोषणा करता है कि वो सीधे पायनियर कोर के एडमिशन एग्जाम के लिए जाएगा और मारी को मदद के लिए धन्यवाद देता है। फिर काय शर्माते हुए पूछता है कि क्या वो कुछ कपड़े उधार ले सकता है, वादा करते हुए कि वापस कर देगा। मारी थकी हुई सी आह भरती है और पूछती है कि वो कितनी बार गिड़गिड़ाएगा, लेकिन फिर मुस्कुराती है और कहती है कि इसे फ्यूचर कलरिस्ट में इन्वेस्टमेंट समझें। अचानक वो काय का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए कहती है कि उसके पीछे आए। काय हैरान होता है जब वो खुशी से बताती है कि उसके पास उसके लिए परफेक्ट आइटम्स है। सीन बदलता है जहां एस्पायरिंग पायनियर्स की एक बड़ी भीड़ सीढ़ियां चढ़ते हुए एक विशाल कॉलेजियम जैसी बिल्डिंग की ओर बढ़ रही होती है। अंदर सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स जमीन पर इकट्ठा हैं, जहां बड़े सफेद स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं एग्जाम की तैयारी में। भीड़ के बीच 3 आदमियों का एक ग्रुप नर्वस होकर बात कर रहा होता है। नीले बालों वाला आदमी जिसके चेस्ट पर नंबर 183 है अपने एंग्शियस दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है। गुलाबी बालों वाला दोस्त डिसबिलीफ में कहता है कि वे इतना दूर आ गए हैं प्रेस्टिजियस डॉन पायनियर कॉप्स के टेस्ट के लिए। ये ग्रुप खतरनाक ब्लैक लैंड्स की एक्सप्लोरेशन में अपनी अचीवमेंट्स के लिए जाना जाता है और स्किल्ड कलरिस्ट से बना है जिन्हें ब्राइट सिटी की उम्मीद माना जाता है।
लेकिन कैंडिडेट्स परेशान हैं क्योंकि कई स्ट्रॉन्ग राइवल्स यहां इकट्ठा हो चुके हैं। ग्रुप एक लंबी टर्कवाइज बालों वाली लड़की को देखता है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक फेमस कलर फैमिली की बेटी है और वो एक बीनी पहने आदमी के साथ खड़ी है। वे अन्य राइजिंग स्टार्स भी देखते हैं, जैसे गॉगल्स वाला गुलाबी बालों का लड़का और गैस मास्क पहने आदमी। इन सब के बावजूद ग्रुप मानता है कि एक व्यक्ति सबसे ज्यादा अटेंशन पा रहा है। वे एक बिखरे हरे बालों और फियर्स आंखों वाले युवक को देखते हैं। ये है गाली, द गेल सोर्ड्समैन, और लोग मानते हैं कि वो जरूर पास करेगा। रूमर्स हैं कि वो इतना पावरफुल है कि डेंजरस क्रीचर्स को अकेले संभाल सकता है। हालांकि वो अपनी क्रूअल और वायलेंट नेचर के लिए भी इन्फेमस है, जिसके कारण उसे पुराने कोर से निकाल दिया गया था। नीले बालों वाला नंबर 183 घमंड से हंसता है और कहता है कि उसे गाली जैसे लोगों से डर नहीं लगता। अचानक एक डार्क शैडो उस पर गिरती है। गाली उसकी ठीक पीछे प्रकट होता है, उसे वही बात दोहराने की चुनौती देते हुए। नीले बालों वाला आदमी डर से जम जाता है, जबकि गाली उन्हें तिरस्कार से देखता है और उन्हें बेवकूफ बच्चे कहता है। गाली निराशा की सांस लेकर दूर चला जाता है। वो शिकायत करता है कि एस रैंक एग्जाम होने के बावजूद कंपटीशन बेहद लो है। पार्टिसिपेंट्स को देखते हुए वो मन ही मन सबको काट देता है, सोचते हुए कि कोई भी स्टैंड आउट नहीं है। तभी उसकी नज़र एक एक्सेप्शन पर जाती है, टर्कॉइज बालों वाली लड़की। वो उसे सियान फैमिली की दूसरी बेटी एलिकिन के रूप में पहचानता है। गाली मुस्कुराता है, मानते हुए कि वो कम से कम डिसेंट है और नोटिस होने लायक है। भीड़ की ओर इमेजिनरी हाथ बढ़ाते हुए वो सोचता है कि आने वाले टेस्ट पर सब कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी एक मैकेनिकल लाउडस्पीकर चालू होता है और कैंडिडेट्स का ध्यान खींचता है। गाली और बाकी लोग स्टेज की ओर देखते हैं जब आवाज़ अनाउंस करती है कि ऑरोरा पायनियर कोर का एडमिशन एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो रहा है। चमकदार सुनहरे बालों और पीली आंखों वाला एक आदमी पोडियम पर चढ़ता है और टेस्ट शुरू होने की घोषणा करता है। भीड़ दंग रह जाती है जब वे पहचानते हैं कि एग्जामिनर ऑरोरा पायनियर कोर का एक फेमस कॉलरिस्ट है। कैंडिडेट्स एक्साइटेड विस्पर्स में उसे एक हीरो बताते हैं जिसने हाल की क्रीचर हंट में बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशंस दी थीं। उन्हें एहसास होता है कि अगर इतना एलीट कॉलरिस्ट यहाँ आया है तो कोर इस रिक्रूटमेंट को बहुत सीरियसली ले रहा है। कैंडिडेट्स उस पर से निकलती ओवरवेलमिंग प्रेजेंस महसूस करते हैं और समझते हैं कि एस रैंक कोर के मेंबर्स बिल्कुल अलग लेवल पर हैं। एग्जामिनर क्राउड की ओर देखकर उनका स्वागत करता है। वो एम में अप्लाई करने के लिए सभी का धन्यवाद करता है, ये मानते हुए कि हर किसी के अपने गोल्स हैं, चाहे वो पैसा हो, पावर हो, ऑनर हो या ड्यूटी। लेकिन वो ठंडे स्वर में कहता है कि इनमें से कोई भी वजह सच में मायने नहीं रखती। उसकी आंखें चमकती हैं। एग्जामिनर समझाता है कि अंत में सिर्फ एबिलिटी ही किसी को कुछ हासिल करने देती है। वो घोषणा करता है कि वे बेहद स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हैं जो ब्लैकलैंड्स में जाकर ह्यूमन टेरिटरी वापस ले सकें। वो सबको आसपास देखने को कहता है, ये कहते हुए कि मीडियोकर लोग ज़रूरी नहीं हैं, और तुरंत शुरू करने की घोषणा करता है। वो ज़मीन पर बने स्क्वायर प्लेटफॉर्म्स की ओर इशारा करता है और बताता है कि पहला टेस्ट एक टूर्नामेंट होगा, और समझाता है कि कॉम्बैट एबिलिटी पायनियर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि शहर के बाहर की दुनिया ब्रूटल है जहां सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करते हैं। वो मुट्ठी भींचता है और कैंडिडेट्स को अपनी स्किल्स प्रूव करने का आदेश देता है। वो बताता है कि फर्स्ट राउंड पास करने वाले टूर्नामेंट रिजल्ट से तय होंगे और नंबर्स कॉल होने पर स्टेज पर चढ़ने को कहता है। एग्जामिनर नंबर 126 और नंबर 286 बुलाता है। गाली नंबर 126 सीरियस एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ता है। क्राउड मर्मरिंग करने लगती है, उसे हैवीवेट कहती है और जो भी उसके खिलाफ लड़ेगा उस पर तरस खाती है। गैली शातिर मुस्कान देता है, सोचते हुए कि बोर्डम से मरते हुए उसे शुरुआत में ही मजा मिल गया। उसकी आंखें शिकारी एक्साइटमेंट से सिकुड़ जाती हैं जब वो सोचता है अपोनेंट को कैसे हैंडल करे। गैली देखता है कि कोई स्टेज की ओर आ रहा है और सोचता है कि ये अजीब आदमी कौन है। उसके सामने एक पूरी तरह फटी केप में छुपी आकृति खड़ी होती है जिस पर नंबर 286 की टैग लगी होती है। गैली सोचता है कि हुड वाली फिगर की पोस्चर अजीब तरह से कमजोर लग रही है। वो अपनी स्वॉर्ड पकड़ता है, ये तय करते हुए कि अब बात करने की जरूरत नहीं। वो तेज आवाज के साथ ब्लेड निकालता है, ये कहते हुए कि वो चुप रहने से थक चुका है। अपनी पावर रिलीज करते हुए वो ब्लेड घुमाता है और हरी विंड एनर्जी की विशाल स्लैशेस बनती हैं बिना खुद को रोके। स्पेक्टेटर्स हैरानी से देखते हैं, टेक्निक को पहचानते हुए वेंटावेल स्वॉर्ड के रूप में। जैसे ही हवा में चमकती हरी स्वॉर्ड्स बनती हैं, क्राउड उसे जीनियस कहकर सराहता है, इतनी कम उम्र में एडवांस स्वॉर्ड्समैनशिप देखने पर। गली तीखी नज़र से अपोनेंट को घूरता है, उसे अटैक ब्लॉक करने की चुनौती देते हुए। अचानक स्पीड के साथ वो जमीन पर पैर मारता है, मोमेंटम लेते हुए चेतावनी देता है कि अगर डिफेंस ना कर पाया तो वो उसे चीर देगा। वो जबरदस्त ताकत से आगे बढ़ता है, एनर्जी के भंवर में घिरा हुआ।
हुड वाली फिगर पूरी तरह शांत और स्थिर खड़ी रहती है। जैसे ही गैली हवा से नीचे उतरता है और चिल्लाते हुए ब्लेड नीचे लाता है, हुड वाली फिगर आगे बढ़ती है और एक डेविस्टेटिंग लेफ्ट हुक सीधे गैली के चेहरे पर मारती है। इम्पैक्ट इतना भयानक होता है कि गैली अरीना के पार उड़ जाता है। पहले एरोगेंट कैंडिडेट्स डर से चीख उठते हैं इस नामुमकिन नज़ारे को देखकर। गैली दीवार से जोर से टकराता है, बड़ी दरारें बनती हैं, वो आगे गिरता है अनकॉन्शियस और एक ही पंच में हार जाता है। क्राउड हैरान रह जाती है कि ये कैसे संभव है। हुड वाली फिगर जो अब काई के रूप में सामने आती है अपनी कलाई रगड़ता है और नीचे दिखता है, मानते हुए कि अचानक मूव से वो खुद भी डर गया था। उसका हुड पीछे गिर जाता है, उसके उलझे काले बाल दिखते हैं। वो उस अचानक एक्सेलरेशन और कियोस पर सोचता है। अचानक एक स्पेक्टेटर कांपती उंगली से काई की ओर इशारा करता है, डिसबिलीफ में चिल्लाते हुए। वो जीत की ओर नहीं बल्कि काई की एनर्जी के कलर की ओर इशारा कर रहा होता है, ब्लैक। ब्लॉन्ड एग्जामिनर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ देखता है और अंदर ही अंदर नोट करता है कि ब्लैक वही कलर है जो क्रीचर्स के पास होता है। यहां तक कि वो भी हैरान लगता है ये सोचते हुए कि क्या किसी ह्यूमन के पास ये कलर हो सकता है। काई अरीना के बीच अकेला खड़ा रहता है, हालात की गंभीरता से अनजान। बाकी लोग सवाल करते हैं कि गली की स्वॉर्ड को एक ही पंच में हराने की ताकत क्या उसी मिस्टीरियस ब्लैक एनर्जी से आई है। काई नर्वस होकर शॉक्ड क्राउड की ओर देखता है, उनकी रिएक्शन से उलझन में। इनोसेंटली सोचता है कि क्या उसने कोई गलती कर दी। टूर्नामेंट इंटेंस फाइट्स के साथ जारी रहता है। एक मैच में एक डरा हुआ कैंडिडेट तेज पत्थर फेंकता है, लेकिन काई आसानी से उन्हें डॉज करते हुए आगे बढ़ता है। वो पल भर में डिस्टेंस बंद करता है और एक पावरफुल पंच मारता है, मैजिक यूजर को उड़ाते हुए। अनाउंसर विनर डिक्लेयर करता है। काई की विनिंग स्ट्रीक जारी रहती है। वो ब्रूटल तरीके से एक अपोनेंट को गिराता है और तीसरे को नॉकआउट कर देता है। ऊपर से ब्लॉन्ड एग्जामिनर इंटरेस्ट के साथ देखता है और डिक्लेयर करता है कि काई स्टैंड आउट कैंडिडेट है। वो उत्साहित होकर देखता है कि काई ब्लैक कलर का पहला धारक है और जोर देकर कहता है कि अफवाहें फैलने से पहले उन्हें उसे तुरंत रिक्रूट करना चाहिए। तभी भारी कदमों की आवाज पास आती है और एक कैजुअल आवाज कहती है कि लगता है आज का दिन काफी मुश्किल रहा। ब्लॉन्ड एग्जामिनर मुड़कर देखता है और हैरान हो जाता है जब वो एक्सप्लोजन साइट वाला रेड हेयर्ड आदमी और ब्लू हेयर वाली औरत को देखता है। एग्जामिनर पूछता है कि रेड टीम का लीडर यहां क्यों है, लेकिन रेड हेयर्ड आदमी हाथ हिलाकर कहता है कि वे बस गुजर रहे हैं। वे बड़ी क्रीचर वाले इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन पर थोड़ी देर बात करते हैं। रेड लीडर आह भरता है और मानता है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। फिर वो पूछता है कि क्या कोई वर्दी कैंडिडेट है। एग्जामिनर सियान फैमिली की लड़की और एक बेहद यूनिक कैंडिडेट का जिक्र करता है। अचानक रेड लीडर की आंखें फैल जाती हैं जब उसे कुछ महसूस होता है। वो अरीना की ओर देखता है और तुरंत ब्लैक एनर्जी को पहचान लेता है। एग्जामिनर जब काई की तारीफ करता है तो रेड लीडर चुपचाप लड़के को ऑब्जर्व करता रहता है। ब्लू हेयर वाली औरत धीरे से पूछती है कि क्या ये लड़का इन्वेस्टिगेशन से जुड़ा हो सकता है। रेड लीडर पुष्टि करता है कि शायद यही है। अंदर ही अंदर वो सोचता है कि शैडो डिस्ट्रिक्ट इंसिडेंट के तुरंत बाद नई कलर का दिखना बहुत बड़ी कोइंसिडेंस है। वो तय करता है कि फिलहाल काई को निगरानी में रखा जाएगा। बिना जाने कि उसे देखा जा रहा है, काई अपनी बंद मुट्ठी को देखता है जिससे डार्क एनर्जी निकल रही होती है। वो अपनी इनक्रेडिबल पावर से उत्साहित हो जाता है, ये समझते हुए कि पायनियर बनना अब सच में पॉसिबल है। लेकिन उसे ट्रांसफॉर्मेशन की फिजिकल कीमत याद आती है और वो खुद को सावधान रहने की चेतावनी देता है। वो जानता है कि अगर लड़ाई के बीच उसने अपनी कलर खो दी तो वो पूरी तरह बेबस हो जाएगा। तभी अरीना से फ्रीजिंग एनर्जी की एक विशाल वेव निकलती है जो आइस की दीवार बना देती है। एलिकन ठंडी धुंध के बीच शांत खड़ी रहती है। अनाउंसर नंबर 17 को विनर डिक्लेयर करता है, ये बताते हुए कि उसने अपने ओपोनेंट को सॉलिड आइस ब्लॉक में जकड़ दिया। काई समेत स्पेक्टेटर्स एडमिरेशन में देखते हैं और कहते हैं कि सियान फैमिली की कलर हमेशा इंप्रेसिव होती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है, काई देखता रहता है और सोचता है कि इतनी ओवरवेलमिंग मैजिक को कोई कैसे हरा सकता है। अचानक वो काई के पास आकर लुकती है और सीधे उसे एक गहरील और क्यूरियस नज़र से देखती है। उसकी नीली आंखें संदेह में सिकुड़ जाती हैं जब वो उसे एग्जामिन करती है। बिना कुछ कहे वो मुड़कर आगे बढ़ जाती है और काई को उलझन में छोड़ देती है। अनाउंसर घोषणा करता है कि पहला एग्जाम पूरा हो चुका है। ब्लॉन्ड एग्जामिनर पोडियम पर चढ़कर सबको उनके प्रयास के लिए धन्यवाद देता है। वो बताता है कि समय की कमी के कारण वे सीधे अगले टेस्ट पर जाएंगे। फील्ड कैंडिडेट्स को बाहर जाने को कहा जाता है और वे निराश होकर हट जाते हैं। ब्लॉन्ड एग्जामिनर अगला टेस्ट अनाउंस करने ही वाला होता है कि उसके कंधे पर एक हाथ रख दिया जाता है। रेड हेयर्ड आदमी आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ आगे आता है और कमांड संभाल लेता है। वो बचे हुए कैंडिडेट्स को देखकर घोषणा करता है कि दूसरा एग्जाम वो खुद कंडक्ट करेगा। कैंडिडेट्स शौक में ऊपर देखते हैं, ये समझते हुए कि उनके सामने रेड कलरिस्ट खड़ा है। वो ब्राइट सिटी के सबसे शक्तिशाली कलरिस्ट्स में से एक है।
जो ब्लैक लैंड से लौटने के लिए मशहूर है। लेकिन कैंडिडेट्स डर जाते हैं क्योंकि अफवाहें हैं कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी भयानक है कि एलाइज भी उसके साथ काम करने से हिचकते हैं, और जब वो एग्जाम लेता है तो कोई पास नहीं होता। ब्लॉन्ड एग्जामिनर चिंतित होकर रेड से पूछता है कि क्या वो श्योर है, और चेतावनी देता है कि कैप्टन फॉर्मेट बदलने पर नाराज होगा। रेड हंसकर कहता है कि उसे रोज ही डांट पड़ती है, फिर भी वो कहता है कि टेस्ट सिंपल है, और क्राउड से कहता है बस सहते रहो। उसका शरीर भयानक आग में फूट पड़ता है। एक विशाल फायर वेव टेरिफाइड कैंडिडेट्स की ओर बढ़ती है और हर व्यक्ति के चारों ओर स्फेरिकल बैरियर्स बना देती है। कैंडिडेट्स पैनिक में आ जाते हैं जब वे इंटेंस हीट में फंस जाते हैं। रेड समझाता है कि उसने एक खास रीजन का एनवायरनमेंट रिक्रिएट किया है और यहाँ बहुत गर्म होगा। वो बताता है कि ब्लैक लैंड्स एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से भरी हैं जहाँ इंसान मुश्किल से सर्वाइव करते हैं। वो इस टेस्ट को कम आंकते हुए कहता है कि ये गर्मी तो बस एक हॉट स्टोव जैसी है। गंभीर एक्सप्रेशन के साथ रेड कहता है कि जो टिक गए वे पास करेंगे, लेकिन ठंडी नज़र से जोड़ता है कि जो ये हीट नहीं सह सकता वो कभी पायनियर बनने लायक था ही नहीं। फायर स्फीयर्स के अंदर कैंडिडेट्स तड़प रहे होते हैं। एक आदमी समझता है कि वो बैरियर को खरोंच भी नहीं सकता, जबकि दूसरे दर्द में चिल्लाते हैं। वे डर से सोचते हैं कि अगर ये माइल्ड माना जाता है तो ब्लैक लैंड्स कितनी नर्क जैसी होंगी। साइड से ब्लॉन्ड एग्जामिनर देखता है और नोट करता है कि र्यूमर्स के बावजूद रेड की एबिलिटीज कमजोर नहीं हुई हैं। वो रेड के इनक्रेडिबल कंट्रोल पर हैरान होता है कि उसने एक साथ इतने लोगों को कवर कर लिया। वो मानता है कि यही पीक पर पहुंचे इंसान की शक्ति होती है। अचानक एक तेज क्रैक की आवाज आती है। रेड और उसका असिस्टेंट देखते हैं कि एक फायर बैरियर नीली हो जाती है और टूट जाती है। आइस एनर्जी की एक मैसिव वेव बाहर फूटती है और फायर स्फीयर को नष्ट कर देती है। गिरते आइस फ्रैगमेंट्स के बीच एलिकन मजबूती से खड़ी रहती है। रेड उसकी ओर देखकर मानता है कि यह बहुत अच्छा है। वो सोचता है कि सियान फैमिली की पावर फायर का नेचुरल काउंटर है, लेकिन आमतौर पर उसकी ओन पावर उसे ओवरपावर कर देती है। लड़की को घूरते हुए रेड तय करता है कि वो सच में प्रोडिजी कहलाने लायक है। रेड दूसरे कैंडिडेट के बारे में सोचता है जिसमें उन्हें इंटरेस्ट था। फायर स्फीयर के अंदर काई बिल्कुल स्थिर लगता है। रेड ऑब्जर्व करता है कि लड़की के उलट वो आगे नहीं बढ़ रहा। वो मानता है कि उससे ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन बैरियर के अंदर काई पैनिक में है, अंदर ही अंदर चिल्ला रहा है कि वो फंस गया है। उसे एहसास होता है कि उसने गेल स्वॉट की लड़ाई में अपनी कलर बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर ली थी। वो डर से अपने हाथ को देखता है और महसूस करता है कि हीट में उसकी ब्लैक मैजिक और तेजी से लीक हो रही है। काई एक डरावने भविष्य की कल्पना करता है जहां उसकी पावर पूरी तरह खत्म हो जाती है। वो जानता है कि अगर वो कलरलेस साबित हुआ तो उसे एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल किया जा सकता है। डेस्परेट होकर वो सोल्यूशन ढूंढता है, सोचते हुए कि क्या वो कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी नज़र इंटेंस फायरवॉल पर जाती है। अचानक उसे समझ आता है बैरियर एक कलर्ड एबिलिटी से बनी है, तो क्या वो इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। वो अपने हाथ को देखता है, मानते हुए कि उसे एब्जॉर्प्शन की लिमिट्स नहीं पता। सोचने का समय ना होने पर वो रिस्क लेने का फैसला करता है। वो हाथ बढ़ाकर घूमती फायरवॉल को छूता है। तुरंत वायलेंट रिएक्शन होती है और काई शॉक में देखता है कि डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन काम कर रहा है। फायर बैरियर मुड़ने और बिगड़ने लगती है, आसपास के कैंडिडेट्स का ध्यान खींचते हुए। काई से ब्लैक एनर्जी का एक विशाल वॉटेक्स फूट पड़ता है जो रेड फ्लेम्स को उसकी हथेली में खींच लेता है। रेड और ब्लॉन्ड एग्जामिनर नीचे देखकर सन्न रह जाते हैं। ये समझ नहीं पाते कि वे क्या देख रहे हैं। रेड घबराकर पसीना पूंछता है और जबरन मुस्कुराकर कहता है कि उन्हें एक सच्चा ल्यूनेटिक मिल गया है। अरीना में काई डिसिपेटिंग एनर्जी के बीच खड़ा होता है, बेहद खतरनाक लगते हुए। उसकी हथेली के चारों ओर रेड और ब्लैक ऑरा घूम रही होती है। पूरी अरीना भारी खामोशी में डूब जाती है। अंदर ही अंदर काई फिर से पैनिक करता है। वो जबरन मुस्कान लाता है, सोचते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसे पछतावा होता है कि वो एक्सीडेंटली बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर गया। एलिकन जमी रह जाती है ये सोचते हुए कि क्या उसे हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं जब वो ब्लैक एनर्जी से घिरे युवक को देखती है। वो सोचती है कि क्या सच में ब्लैक कोई कलर हो सकता है जो इंसान के पास हो। इसे अनप्रेसिडेंटेड मानते हुए उसके अंदर एंग्जाइटी भर जाती है। बेस्ट बनने के प्रेशर की मेमोरीज उसके दिमाग में आती हैं। उसे मानना पड़ता है कि काई अनडिनाइबली स्ट्रांग है। वो समझती है कि अपनी पूरी ताकत के बावजूद भी वो जीत की गारंटी नहीं दे सकती। काई को जाते हुए देखकर वो सोचती है कि उसमें कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्ट्रेंथ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, और खुद से पूछती है कि वो असल में है क्या। वो सिर झटककर इन बेचैन करने वाले ख्यालों को दूर करती है। रेड कलरिस्ट काई के पास आता है और कैजुअली उसका कंधा पकड़कर कहता है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। रेड मुस्कुराकर कहता है कि ब्लैक की एब्जॉर्ब करने वाली एबिलिटी इनक्रेडिबल है और वो अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पा रहा। वो काई को दूर ले जाते हुए प्राइवेट बात करने का सुझाव देता है ताकि काई की प्राइवेसी बनी रहे और वो अपने सवालों के जवाब पा सके। पसीने में डूबा काई एग्जाम के स्टेटस के बारे में पूछता है। रेड भरोसा दिलाता है कि ऐसे पावर लेवल के साथ वो ऑब्वियसली पास करेगा। काई हैरान होता है ये समझकर कि इतना ध्यान खींचना उसके लिए फायदेमंद बन गया।
वो इमोशन से भर जाता है, सोचते हुए कि उसका पायनियर बनने का सपना आखिरकार पूरा हो गया। तभी ब्लॉन्ड एग्जामिनर रेड पर चिल्लाता है कि वो अपने आप क्यों कर रहा है। रेड हंसकर कहता है कि बस इस बार इग्नोर कर दे। एग्जामिनर चुप हो जाता है और अनाउंस करता है कि इंटरप्शन के बावजूद एग्जाम जारी रहेगा। वो साफ करता है कि नंबर 17 पास हो चुकी है क्योंकि उसने बैरियर तोड़ा, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा टेस्ट देना होगा। उसकी नज़र डार्क टनल पर टिक जाती है जहां रेड काई को ले जा रहा है। सीन बदलता है और एक इंडस्ट्रियल एरिया दिखता है। रेड एक कार के बाहर काई के साथ खड़ा होता है, जबकि ब्लू हेयर वाली इन्वेस्टिगेटर ड्राइवर सीट पर बैठी होती है। रेड उसे वेट करने को कहता है। काई चारों तरफ देखता है और उसकी एक्सप्रेशन प्योर शॉक में बदल जाती है। वो टूटे हुए मलबे और तबाही का विशाल नज़ारा देखता है और डर के साथ समझ जाता है कि रेड उसे उसी जगह वापस लाया है जहां वो इंक डेजर्ट में गिरा था। रेड रूइंस को देखते हुए कहता है कि ये जगह परफेक्ट है। वो बताता है कि यहाँ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था जिससे काई फ्रीज हो जाता है। रेड चेतावनी देता है कि हिस्ट्री में पहली बार 2 पायनियर्स पूरी तरह ड्रेन्ड और कलरलेस पाए गए। वो जोड़ता है कि आई विटनेसेस ने यहाँ एक विशाल क्रीचर देखा था। रेड अचानक काई की ओर मुड़ता है और सस्पिशियस टाइमिंग की ओर इशारा करता है। वो कहता है कि क्रीचर के दिखने के तुरंत बाद काई पहली बार ब्लैक कलर के साथ सामने आया, जिसे कोइंसिडेंस कहा जा रहा है। चमकती आंखों के साथ रेड काई की पावर एनालाइज करता है, बताते हुए कि ये दूसरी कलर्स को अब्सॉर्ब करने वाली एबिलिटी है। काई नर्वस पसीना बहाता है जब रेड उसे घूर कर कहता है कि ये एबिलिटी पूरी तरह अबनॉर्मल है। अंदर ही अंदर काई पैनिक में चला जाता है, समझते हुए कि रेड शुरू से कनेक्शन पर शक कर रहा था। वो भागने की सोचता है, लेकिन आदमी की ओवरवेलमिंग ऑरा देखकर समझ जाता है कि हीरो से बचना नामुमकिन है। अचानक रेड माहौल तोड़ते हुए हाथ हिलाता है और मानता है कि वो सिर्फ काई को टेस्ट कर रहा था, लेकिन शिकायत करता है कि लड़के की ऑनेस्ट रिएक्शन ने मजा खराब कर दिया। काई उलझन में उसकी ओर देखता है। रेड साफ करता है कि ऑफिशियली वो इंसिडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन पर्सनली वो काई की यूनिक एबिलिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। रेड समझाता है कि आमतौर पर कलर्स की पावर्स आपस में मिक्स नहीं हो सकती, लेकिन वो नोट करता है कि काई की एबिलिटी इन नियमों को पूरी तरह इग्नोर कर रही है। वो दूसरे एग्जाम को याद करता है और बताता है कि काई साफ तौर पर अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। काई हकलाते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन रेड उसे बीच में ही रोक देता है। कलरिस्ट का शरीर रेड एनर्जी से चमकने लगता है और वो कहता है कि उन्हें एक टेस्ट करना होगा। काई पीछे देखता है कंफ्यूज्ड। रेड हाथ आगे बढ़ाता है, ये कहते हुए कि उसे समझना है ये एबिलिटी कैसे काम करती है। वो कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ काई को चैलेंज करता है कि अभी उसकी एनर्जी अब्सॉर्ब करके दिखाए। काई पैनिक में पीछे हटने लगता है और रेड को वार्न करता है कि ये बहुत डेंजरस है। रेड बस हंसता है और कहता है कि वो अभी अपनी जर्नी में इतना आगे नहीं पहुंचा कि उसके लेवल के किसी इंसान की चिंता करे। काई चुप हो जाता है, टेंस और नर्वस दिखते हुए, जबकि रेड उसे बोलना बंद करने और बस टेस्ट करने का आदेश देता है। ब्लैक रंग ब्लैक स्पीयर को सिंबलाइज करता है, एक सिनिस्टर फोर्स जो सब कुछ निगल जाती है। रेड सोचता है कि इतनी डेंजरस एबिलिटी को बिना कंट्रोल छोड़ना अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये ब्राइट सिटी की नींव हिला सकती है। उसके दिमाग में एक डार्क सीक्रेट आता है। लोग अभी नहीं जानते, लेकिन ह्यूमनॉइड क्रीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। वो चुपचाप काई को वार्न करता है कि अगर उसने उनका सामना किया या उससे भी बुरा खुद वैसा बन गया तो कलरिस्ट को उसे एलिमिनेट करना पड़ सकता है। काई सांस छोड़ता है, रेड से निकलने वाले डरावने प्रेशर को महसूस करते हुए। इंटिमिडेशन के बावजूद काई टेस्ट के लिए अग्री करता है। वो रेड की कलाई पकड़ता है नर्वस होकर और कंफर्मेशन मांगता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो ये उसकी गलती नहीं होगी। जैसे ही वे छुपे हैं, काई के शरीर से डार्क एनर्जी उठने लगती है और उसी पल शॉक वेव हवा को डिस्टॉर्ट कर देती है। काई सांस लेता है जब रेड एनर्जी वायलेंटली उसके आर्म में घुसती है और उसकी ब्लैक ऑरा से टकराती है। उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। कॉन्टैक्ट पॉइंट से आग का एक भयानक एक्सप्लोजन फूट पड़ता है और काई दर्द से चीख उठता है। इन्फर्नो के अंदर वो रेड से रुकने की भीख मांगता है, ये मानते हुए कि वो पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और उसे लगता है जैसे मोल्टन लावा उसके अंदर उबल रही हो। उसकी नज़र में रेड प्योर फायर के बीच एक टावरिंग सिलुएट की तरह दिखता है, किसी गॉड जैसा, ये साबित करते हुए कि वो हीरो क्यों है। रेड आग के बीच शांत खड़ा ऑब्जर्व करता है। वो देखता है कि काई की ब्लैक एनर्जी बिना रुके उसकी पावर को सक कर रही है, जैसे भूखी हो। वो समझता है कि काई की इमेच्योर पावर के कारण स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स अब्जॉर्प्शन को रेजिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आम लोगों के लिए ये एबिलिटी इंस्टेंटली फेटल होगी। घूमती लपटों के बीच रेड की आंखें और गहरी क्यूरियोसिटी से सिकुड़ जाती हैं। वो मानता है कि एग्जाम में जो देखा गया था वो इस एबिलिटी की पूरी सीमा नहीं हो सकती। वो तय करता है कि वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि काई कलर्स कैसे अब्जॉर्ब करता है, बल्कि ये भी कि
अब्जॉर्ब्ड कलर्स का इस्तेमाल कैसे करता है। हालात और बिगड़ते हैं जब दोनों की एनर्जी वायलेंटली रिएक्ट करने लगती है। रेड देखता है कि काय के आर्म की ब्लैक एनर्जी डिस्टॉर्ट होकर बढ़ने लगती है और रेड ऑरा के साथ मिक्स हो जाती है। अचानक रेड और ब्लैक एनर्जी का एक मैसिव एक्सप्लोजन बाहर फूट पड़ता है। रेड ब्लास्ट से पीछे धकेल दिया जाता है। वो शॉक में उस फिगर को देखता है जो धुएं से निकल रही होती है। काय पार्शियली ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। उसके शरीर का राइट साइड अब रेड और ब्लैक सॉलिडिफाइड एनर्जी की इर्रेगुलर डेमोनिक आर्मर से ढका होता है। रेड दांत पीसता है ये समझते हुए कि ये फॉर्म डरावनी तरह से फेमिलियर है। क्लॉज वाली मॉन्स्ट्रस हैंड और ग्लोइंग आई को देखकर रेड खुद से मानता है कि वो इसे क्रीचर समझ लेता। ये रिजेम्बलेंस उसकी शंकाओं को कंफर्म कर देता है। उसे पूरा यकीन हो जाता है कि वही इंसिडेंट काय के कारण हुआ था जिसमें बाकी पायनियर्स ने अपनी कलर्स खो दी थी। काय होश में रहने के लिए स्ट्रगल करता है। रेड तय करता है कि उसकी प्रायोरिटी सेफ्टी है और काय अटैक करने से पहले आग बुझानी होगी। वो फायरबॉल समन करता है काय को फोर्स से सबड्यू करने के लिए, लेकिन काय एक लो ग्राउल छोड़ता है जिससे रेड रुक जाता है क्योंकि लड़का किसी और चीज से लड़ता हुआ लगता है। सीन काय के अंदर की पर्सपेक्टिव में बदलता है। एक पिच ब्लैक वॉइड जहां पावर की वॉइसेस उस पर चिल्लाती हैं, इंटेंस कलर्स की मांग करते हुए और लाने को कहती हैं। रियल वर्ल्ड में काय कराहता है। इन इंट्रूसिव वॉइसेस से परेशान होकर वो इन्हें रिजेक्ट करता है जो कहती हैं कि खुद को रोकना वेस्ट है और उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। काय मन में चीखता है कि वे चुप हो जाए। फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ काय की विजिबल आई रेड चमक उठती है। वो टेम्पटेशन को रिजेक्ट करता है, पावर को आदेश देता है कि चुप रहे और क्रश हो जाए जब वो क्योटिक एनर्जी पर अपनी विल थोप देता है। एक शॉक वेव फूकती है जब वो एनर्जी को जबरन कंप्रेस कर देता है। इरेगुलर आर्मर डिसिपेट हो जाती है और रेड जेन्युइन सरप्राइज के साथ देखता रह जाता है। काई हाफने लगता है एफर्ट की वजह से। रेड इम्प्रेस्ड और स्टन्ड होकर पूछता है कि क्या रुकी ने सच में उस ओवरपावरिंग पावर को अकेले सप्रेस कर लिया। काई का दिल तेज धड़क रहा होता है। वो खुद को जिंदा देखकर इसे पागलपन मानता है और सोचता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गया। वो ऊपर नर्वस होकर देखता है ये सोचकर कि उसने कलरिस्ट के सामने कंट्रोल खो दिया। अपनी एबिलिटी समझने की जरूरत जानते हुए वो हेजिटेंट होकर रेड की तरफ बढ़ता है, लेकिन रेड फैसिनेटेड दिखता है। वो मानता है कि वो सरप्राइज में पड़ गया क्योंकि काई ने जो पावर एब्जॉर्ब की वो उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग थी। फिर वो मुस्कुराता है और एक्सपेरिमेंट को सक्सेस डिक्लेयर करता है क्योंकि ये मजेदार था। वो काई से कहता है कि कुछ हासिल करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रेड कहता है कि टेस्ट के लिए इतना काफी है, लेकिन फिर रुक कर जोड़ता है कि एक बात और है। वो काय को याद दिलाता है कि वो इसी जगह हुई डिस्ट्रक्शन इंसिडेंट का डिजिग्नेटेड इन्वेस्टिगेटर है और कल्प्रिट ढूंढना उसका ड्यूटी है। काम लेकिन थ्रेटनिंग स्माइल के साथ वो इशारा करता है कि सामने खड़ा इंसान परफेक्ट सस्पेक्ट लगता है। काय फ्रीज हो जाता है, उसका चेहरा पैनिक से सफेद पड़ जाता है। रेड सिचुएशन की ग्रेविटी समझाता है। वो गवाहों की बात याद दिलाता है जिन्होंने एक ह्यूज डार्क क्रीचर देखी थी और काय को वार्न करता है कि इस केस में जितना वो सोच रहा है उससे ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। वो कहता है कि जैसे ही काय की ब्लैक एबिलिटी की रूमर्स फैलेंगी, अथॉरिटीज के लिए उसे ब्लेम करना आसान हो जाएगा। वो रूइंड इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की ओर इशारा करता है और बताता है कि डैमेज की कॉस्ट सैकड़ों मिलियंस होगी। वो जोड़ता है कि अगर सिटी लीडरशिप ने काय को बहुत डेंजरस माना तो उसे बैनिश कर दिया जाएगा या लैब रैट बना दिया जाएगा। काय फ्रस्ट्रेशन में दांत पीसता है, ये समझते हुए कि वो फंस चुका है। उसे पता है कि वो अपनी इनोसेंस प्रूव नहीं कर सकता। तभी रेड एक लाइफलाइन ऑफर करता है। वो सुझाव देता है कि अगर काय उसके कमांड में रहने को अग्री कर ले तो वो कुछ कर सकता है। बिना एक पल सोचे काय 90 डिग्री झुकता है और ऊंची आवाज में कहता है कि वो खुद को रेड के हवाले करता है। रेड उसे पहले पूरी कंडीशन सुनने को कहता है। वो साफ करता है कि वो ये सब फ्री में नहीं करेगा, बदले में काय को कुछ फेवर्स देने होंगे। वो पूछता है कि क्या काय ये हैंडल कर सकता है। काय डेस्परेट और कांपती मुस्कान देता है। अंदर ही अंदर वो चिल्लाता है कि ये करोड़ों के डेट या एक्सपेरिमेंट बनने से बेहतर है। सबके सामने वो एक्सेप्ट करता है और गारंटी देता है कि वो रेड की हर डिमांड पूरी करेगा। उजड़े हुए डेजर्ट में एक छोटी क्रीचर डर से कांपती है। ठीक उसी पल जब एक विशाल पहिया गिरते गिरते बचता है और एक हैवी व्हीकल गरजता हुआ निकल जाता है। एक आर्मर्ड ट्रांसपोर्ट ट्रक ब्लैक लैंड्स के रफ और धुंधले टेरेन को पार करता है। अंदर काय खिड़की से बाहर देखता है, सोचते हुए कि इतनी दूर पहली बार ट्रैवल कर रहा है और क्या ये पायनियर के रूप में उसका पहला असली कदम है। तभी उसके विचार गैली की आवाज से टूटते हैं। हरे बालों वाला आदमी उसे घूरते हुए ब्लैक हेयर कहकर बुलाता है। गैली रूखेपन से कहता है कि काय डिस्ट्रैक्टेड है और उसे चुप रहने का आदेश देता है, जबकि काय ने एक शब्द भी नहीं कहा था। वो कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता है। वो ट्रांसपोर्ट कंपार्टमेंट में ऑकवर्डली बैठा होता है। उसे लगता है कि पायनियर बनना वही था जो वो चाहता था, लेकिन माहौल बेहद टेंस है। वो फ्यूरियस गैली और साइलेंट एलिकन को देखता है और सोचता है कि क्या सेम टीम में होना सही फैसला है। फ्लैशबैक में पिछले दिन की बातचीत दिखती है। रेड सरप्राइज्ड होकर काय से पूछता है कि क्या वो एक्सप्लोरेशन ज्वाइन करने के लिए रेडी है और बताता है कि उसे अननोन एरिया में एक स्पेसिफिक लोकेशन पर जाना होगा। काय की नर्वस एक्सप्रेशन देखकर रेड उसे चिंता न करने को कहता है। वो मैप दिखाता है और गारंटी देता है कि वो अकेला नहीं होगा।
वो समझाता है कि एग्जाम पास करने वाले नए रिक्रूट्स भी उसी एरिया में भेजे जाएंगे और ऑफिशियल रूट जल्द अनाउंस होगा। काय को बस सही समय पर पहुंचना है। प्रेजेंट में वापस काय अपने टीममेट्स को देखता है जो पहले से ट्रक में बैठे हैं। रिवील होता है कि रेड की इंटरफेरेंस के कारण एग्जाम कॉम्प्रोमाइज हो गया था, इसलिए पार्टिसिपेंट्स को दूसरा मौका दिया गया। कई स्किल्ड इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग गैली ने एक्स्ट्रा रिगरस टेस्ट्स पास किए। मीनवाइल काय और सियान टॉप रैंक्ड न्यूकमर रेड के स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पर उसकी टीम में ज्वाइन हुए। गैली काय को इंटेंस रिजेंटमेंट से देखता है। काय नीरो को मारी के हाथ में पकड़वाता है और कहता है कि वो उसका ध्यान रखे। मारी उसे वार्न करती है कि कोई डेंजरस काम मत करना। काय हल्की मुस्कान के साथ बोलता है कि वो उसे बाद में मिलेगा। मारी नीचे लगाए, अचानक वो बिल्ली घबराकर उसके हाथों से कूद जाती है। मारी डरकर चीखती है जबकि नीरो तेजी से काय की तरफ भागता है और फिर शैडो में समाते ही गायब हो जाता है। मारी की आंखें सदमे में फैल जाती हैं, उसका शरीर कांप जाता है। वो हकलाती है, समझ नहीं पाती कि अभी क्या हुआ। नीरो भागता हुआ एक फोर्टिफाइड और अंधेरी केव के एंट्रेंस पर पहुंच चुका है। आगे एक वुमन खड़ी है जिसके वाइब्रेंट ऑरेंज बाल हैं और उसने व्हाइट लैब कोट पहना है। वो तेज आवाज में कमांड देते हुए कहती है कि सब लोग प्रिपेयर हो जाएं। एक नया रिक्रूट अभी ब्लैकलैंड्स में एंटर होने वाला है। वो कहती है सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है। वो बताती है कि एरिया 21 में अननोन क्रीचर्स रिपोर्ट हुए हैं। वो जगह बहुत डेंजरस है जहां किसी क्रीचर का फटा हुआ बॉडी मिला था। तभी एक वाइट यूनिफॉर्म पहने पायनियर उसके पास दौड़कर आती है और उसे अरांशिया कहकर बुलाती है। वो रिपोर्ट देती है कि रेड टीम का लीडर नए रिक्रूट्स को लेकर पहुंच गया है। अरांशिया शॉक में आंखें फैलाकर पूछती है, क्या ये सच है? मैसेंजर कंफर्म करती है और अरांशिया इरिटेटेड होकर साय लेती है कि वो आदमी फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्क्वाड चुपचाप एक डार्क कैनियन में घुस जाता है, मेन आर्मी से दूर। कलरिस्ट रेड शैडोज को छूते हुए रास्ता दिखाते चलता है। छोटा स्क्वाड जिसमें काई, गाली और 2 और रिक्रूट्स हैं, रेड के साथ मेन फॉर्मेशन से अलग हो जाता है। काई नर्वस होकर पूछता है कि टीम लीडर, क्या ये ठीक है? मेन स्क्वाड तो दूसरी डायरेक्शन में जा रही है। रेड कामली बोलता है कि उनका डेस्टिनेशन अलग है। काई फिर गाली की तरफ देखता है और उसे भी चिंता है कि स्क्वाड में सिर्फ नए रिक्रूट्स हैं। अचानक गाली गुस्से में फट पड़ता है, चिल्लाता है कि उसे साथ क्यों लाया गया। उसने सुना था रेड सिर्फ काई को लेकर आने वाला था। उसे इंसल्ट फील हो रहा है। रेड मुस्कुराता है, उसकी रेड ऑरा हल्का ग्लो देती हुई। वो कहता है कि उसकी पर्सनल गाइडेंस कोई भी आसानी से नहीं पा सकता। अगर काई अकेला बेनिफिट लेगा तो वो अनफेयर होगा। वो प्रॉमिस करता है कि वो इन्हें स्पून फीड नहीं करेगा, लेकिन सीरियस चोट भी नहीं लगने देगा। वो आगे बढ़ने का आदेश देता है। काई शॉक में रुक जाता है जब उन्हें केव की गहराई में दुश्मन दिखाई देते हैं। ग्रुप को शैडो क्रीचर्स घेर लेते हैं। रेड लैंटर्न पकड़कर खड़ा होता है और काई, गाली और बाकी रिक्रूट्स हैंड टू हैंड फाइट में कूद जाते हैं। तभी एक ह्यूज वुल्फ लाइक मॉन्स्टर अंधेरे से निकलकर उन पर झपटता है। वो और सियान इंस्टेंटली रिएक्ट करते हैं। उसकी ब्लू एनर्जी वाली स्वॉर्ड क्रीचर के अंदर तक घुस जाती है। वो ग्राउंड पर ग्रेसफुली लैंड करती है और महसूस करती है कि ये है असली ब्लैकलैंड्स। चारों तरफ चमकती हुई आंखें, सफोकेटिंग माहौल और लगातार आती मॉन्स्टर्स की वेव्स। वो सोचती है कि ये ट्रेनिंग जैसा बिल्कुल नहीं है। वो अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ती है, अपनी शक्ति को कंट्रोल करते हुए। वो काई की तरफ देखती है और खुद से कहती है कि उसे पीछे नहीं रहना। उसी समय काई एक शैडो क्रीचर को गर्दन से पकड़कर नंगी हथेली से फाड़ देता है। वो शॉक में काई को देखती रह जाती है। वो पूछ बैठती है कि वो कॉन्टागोटास क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा। काई हिचकिचाते हुए एडमिशन एग्जाम याद करता है और कहता है कि उसके पास कॉन्टागोटास है ही नहीं। वो बताता है कि वो बहुत महंगे होते हैं और उसे बिना उनके लड़ने में कोई दिक्कत नहीं। वो ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे घूरती रह जाती है। गाली डिसबिलीफ में चिल्ला देता है कि पायनियर होकर कभी कॉन्टागोटास यूज ही नहीं किया। कॉन्टागोटास तो एसेंशियल टूल है पायनियर्स के लिए, वेपन्स में कलर्ड एनर्जी इन्फ्यूजन के लिए। मॉन्स्टर्स को प्रॉपर्ली हंट करने के लिए कलर करना पड़ता है कॉन्टागोटास से। सब काई की तरफ देखते हैं, डिफीटेड एनिमीज के ऊपर खड़े हुए, कि बिना एसेंशियल टूल के वो इतनी आसान जीत कैसे ले सकता है। गाली की उंगलियां कांपती हैं जब वो अपनी खुद की वेपन को पकड़ता है। उसे अपने और काई के बीच की स्किल गैप याद हो जाती है। उसे एडमिशन एग्जाम याद आता है जहां वो ऐसे इंसान को भी हर्ट नहीं कर पाया था जिसके पास कॉन्टागोटास भी नहीं था। गाली दांत भींचता है और काई की तरफ देखते हुए मन में कसम खाता है कि एक दिन वो उसे अपनी हैंड से मिट्टी में मिलाएगा। स्क्वाड केव में और अंदर बढ़ता है। रेड लैंटर्न के साथ आगे चलता है और गाली गुस्से से बॉइलिंग रहता है। रेड सीक्रेटली मुस्कुराता है। उसे अच्छा लग रहा है कि 2 जीनियसेस एक नए लड़के से मोटिवेटेड है। वो सोचता है असली फन अब शुरू होगा। बैटल खत्म होने पर वुल्फ क्रीचर्स की बॉडीज जमीन पर पड़ी हैं। रेड 10 मिनट ब्रेक अनाउंस करता है, लेकिन वार्निंग देता है कि असली मिशन अभी शुरू ही नहीं हुआ। गाली शिकायत करता है कि उसकी कलर एनर्जी काफी खर्च हो गई है। वो एक छोटी बोतल निकालता है जिसमें ग्लोइंग ग्रीन लिक्विड है। गाली उसे पीता है और काई पहचान जाता है। ये पर्सनल टिंटा है, स्पेशली रिफाइंड एल्केमिकल टिंटा, बहुत रेयर और एक्सपेंसिव। यूजर की यूनिक कलर के हिसाब से बनती है।
पायनियर के लिए असेंशियल सप्लाई है। काई उन्हें जेलसी के साथ पीते हुए देखता है, विशिंग कि उसके पास भी इतने पैसे होते। फिर वो सिर झटककर ग्रुप से दूर जाता है। वो एक डिफीटेड शैडो क्रीचर की तरफ हाथ बढ़ाता है। तभी एक विशाल ब्लैक एनर्जी स्पाइरल उसके शरीर से उठता है और काई अपनी एबिलिटी एक्टिवेट करते हुए उसे सीधे अपनी हथेली में अब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लैक एनर्जी उसके अंदर फ्लो करती है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और कामली अनाउंस करता है कि उसकी एनर्जी रिकवर हो चुकी है। वो बाकी साथियों की तरफ मुड़ता है। सब उसे हॉरर और डिसबिलीफ में घूर रहे हैं। वो पूछते हैं क्या वो सच में ठीक है। काई कैजुअली कहता है कि वो कुछ बार ऐसा कर चुका है। गली चीख देता है, अनबिलीवेबल, काई बिना डर के मॉन्स्टर अब्सॉर्ब कर गया। इससे पहले की बात आगे बढ़े, रेड डिक्लेयर करता है कि ब्रेक खत्म। स्क्वाड कैनियन में और गहराई में जाता है। तभी रेड अनाउंस करता है कि वे पहुंच गए। टीम एक जायंट सोलिंग ब्लैक एनर्जी डोम देखती है जो रास्ता ब्लॉक कर रहा है। काई घूरता है और बड़बड़ाता है, ये तो ऐसी है जैसे ब्लैक कर्टन। रेड काई की एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराता है और रिवील करता है कि यही रीजन है उसे यहां लाने का। वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रेड एनर्जी की बॉल समन करता है और उसे बैरियर पर फेंक। अटैक सरफेस पर पड़ते ही इंस्टेंटली अब्सॉर्ब हो जाता है। बैरियर और स्टर्डी हो जाती है। रेड एक्सप्लेन करता है कि कोई भी इसे फोर्स से ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो ये एनर्जी अब्सॉर्ब कर स्ट्रॉन्गर होती जाएगी, बिल्कुल काई की एबिलिटी जैसा। इसलिए उसे लगा कि काई ही इसे रिमूव कर सकता है। वो कर्टन की तरफ पॉइंट करके बताता है कि रूइंस अंदर हैं और वही उनका असली ऑब्जेक्टिव है, एस्टेला फ्रैगमेंट। काई शॉक में रह जाता है। बाकी रिक्रूट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। गली पूछता है एस्टेला क्या है, उसने कभी नाम भी नहीं सुना। रेड कहता है ये एग्जिस्ट करती है और ब्राइट सिटी उसे डेस्परेटली ढूंढ रही है। वो काई की तरफ फिंगर पॉइंट करता है, कर्टन डिस्ट्रॉय करो। काई धीरे धीरे आगे बढ़ता है, कर्टन पर रखता है। उसकी अब्सॉर्प्शन एबिलिटी एक्टिवेट होती है और ब्लैक एनर्जी वायलेंटली उसकी हथेली में फ्लो करने लगती है। एक विशाल वॉर्टेक्स बनता है। पूरी डोम काई के अंदर खिंचती जा रही है। रेड उसे स्टंड होकर देखते हैं। रेड की आंखों में सरप्राइज स्माइल। उसे खुशी है उसकी थ्योरी सही थी। बैरियर खत्म होते ही रेड काई को कहता है कि उसका पावर बहुत यूजफुल है, लेकिन काई अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। पसीना बह रहा है। वो इमेंस पावर कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। तभी जमीन जोर से हिलने लगती है। गली और बाकी पैनिक में आ जाते हैं। इतनी बड़ी आवाज से डेडली क्रीचर्स की भीड़ आ जाएगी। ट्रेमर कैनियन में गूंजता है और अचानक काली वुल्फ मॉन्स्टर्स की होड़ क्लिफ से कूदकर चारों तरफ से स्क्वाड को घेर लेती है। गली और बाकी वेपन्स निकालते हैं। रेड हंसकर कहता है कि इतनी बड़ी भीड़ स्वागत करने आ गई है। रेड आदेश देता है कि बाकी टीम मॉन्स्टर्स संभाले, काई कर्टन हटाने पर फोकस रखे। स्क्वाड एक्शन में कूद पड़ता है। गली इनक्रेडिबल स्पीड से क्रीचर्स को काटता है, विंड इन्फ्यूज्ड अटैक्स के साथ। रेडियस जमीन से ह्यूज आइस स्पाइक्स निकालता है जो कई एनिमीज को भेद देती हैं। रेड दूर से ऑब्जर्व करता है। वो सोचता था उसे इंटरवीन करना पड़ेगा, मगर जरूरत ही नहीं। वो कैजुअली रेड एनर्जी ऑर्ब समन करके बाकी क्रीचर्स को वेपराइज कर देता है। रेड सोचता है रिक्रूट्स होने के बावजूद उनका स्किल लेवल इंप्रेसिव है। काई अभी भी पूरी बैरियर अब्सॉर्ब करने में लगा है, कांपता हुआ, पसीने से भीगा। रेड सोचकर मुस्कुराता है कि सबऑर्डिनेट मेहनत करे तो लीडर को अच्छा लगता है। रेड गार्ड में खड़ा है जबकि काई वॉलेटाइल एनर्जी से फाइट कर रहा है। काई सोचता है कि कर्टन की पावर उसकी तरह ही है। क्या इसलिए? दोनों ब्लैक एट्रीब्यूट शेयर करते हैं। डेंजर बढ़ रहा है। अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन टूटी तो कर्टन की इमेंस एनर्जी उल्टा फ्लो होकर उसकी कलर ही खींच लेगी। वो दांत भींचकर खुद से कहता है, हारूंगा नहीं, मैं सबसे स्ट्रांग हूं। आखिरकार अब्सॉर्प्शन पूरी हो जाती है। वो सांसें छोड़ते हुए उठता है और देखता है कि बैरियर के पीछे बॉटमलेस ब्लैक एबिस फैला है। वो सोचता है क्या यही रूइंस की एंट्रेंस है। वो मुड़कर रेड को रिपोर्ट करता है कि कर्टन पूरी तरह रिमूव हो गई। रेड उसकी तारीफ करता है। वो बाकी और ऑर्डर देता है कि क्लीन अप खत्म करो, लेकिन उसी पल रेड की आंखें फियर में फैलती हैं। उसे एक टेरिफाइंग खतरा अपनी तरफ आते महसूस होता है। वो लाइटनिंग स्पीड से आगे कूदता है और गली तथा बाकी को तीखी पकड़ से पीछे खींच लेता है। अगले ही पल एक इनविजिबल जाइंट एनर्जी ब्लेड हवा को चीरती हुई उनके बिल्कुल सामने जमीन को चीर देती है। अटैक इतना ब्रूटल था कि आखिरी बचे मॉन्स्टर्स चूर चूर हो जाते हैं। भारी डेब्रिस गिरती है। रेड, गली और बाकी एक ऊंची स्लोप पर गिरते हैं। गली की अगर रेड ने बचाया ना होता तो वो पल में मर चुका होता। रेड की एक्सप्रेशन डार्क हो जाती है। वो एक ठंडी सांस लेकर कहता है, पहले इतनी कम रेजिस्टेंस इसलिए थी क्योंकि कुछ और मॉन्स्टर्स को डराकर रोक रहा था। रेड को अचानक वो रिपोर्ट याद आती है जिसमें कहा गया था कि एक डेंजरस एंटिटी आसपास घूम रही है। धूल के बीच एक सिलुएट दिखाई देती है। वो उनकी तरफ आते हुए एक विशाल एस्पादा यानी जायंट ब्लेड घसीट रही है। रेड समझ जाता है कि अब खेल खत्म। अटैकर रोशनी में कदम रखता है और सामने आता है एक आदमी जिसके बालों का आधा हिस्सा सफेद और आधा काला खड़ा हुआ है। उसके चेहरे का आधा हिस्सा एक डार्क मास्क में छिपा है और एक हल्की दाढ़ी है। उसकी पीठ पर अलग अलग हथियारों का ढेर बंधा हुआ है। वो अजनबी पायनियर्स को देखता है एक टेरिफाइंग ऑरा के साथ। रेड अपने स्क्वाड और उस नई खतरे के बीच खड़ा हो जाता है। काई और बाकियों को ध्यान से सुनने का आदेश देता है।
रेड तुरंत काय के हाथ में लैंटर्न पकड़ा देता है और अर्जेंट टोन में कमांड देता है कि वे तुरंत रूइंस के अंदर जाएं और एस्टेला फ्रैगमेंट ढूंढें। काय की आंखें हैरान और टेंस होकर खुल जाती हैं। वो पूछता है क्या रेड सच में चाहता है कि वे अकेले जाएं? रेड कहता है कि उनकी एबिलिटीज काफी हैं, लेकिन जवाब का इंतजार किए बिना वो काय, उसे और गली को अचानक जोर से पुश करता है। तीनों काले घने अबिस में गिरते जाते हैं और रेड चिल्लाता है, कंप्लेन करना बंद करो और जाओ। काय पैनिक में लीडर का नाम पुकारता है जबकि वे तीनों नीचे गिर रहे हैं। रेड प्रेसिपिस की ओर पीठ करके खड़ा रहता है। उसकी रेड ऑरा चमकती है। नीचे से रिक्रूट्स की आवाज गूंजती है, हम अकेले क्या करेंगे? तभी पीछे से हेविली आर्म्ड स्ट्रेंजर की भयावह सिलुएट रेड के पास आ जाती है। दोनों पावरफुल बीइंग्स एक टेंस स्टेयर डाउन में फंस जाते हैं। रेड महसूस करता है कि एक घातक लड़ाई शुरू होने वाली है। सीन तुरंत बदलता है। अब इसके गहरे तल पर काय जमीन पर पड़ा है। लंबी गिरावट के बाद दर्द से करहाता है। वो सिर पकड़ते हुए उठने की कोशिश करता है। उसे याद आता है कि रेड ने उसे लैंटर्न दी थी। वो उसे जलाता है और सोचता है क्या वो रूइंस के अंदर आ चुका है। रोशनी होते ही उसका एक्सप्रेशन डर से जम जाता है। वो शॉक में देखता है कि ये कोई एंशिएंट रूइंस नहीं, बल्कि विशाल स्केलेटल रिमेन्स हैं मॉडर्न डिस्ट्रॉयड सिटी के। टूटे हुए कंक्रीट के ढेर, जैसे कोई पूरी मॉडर्न डिस्ट्रॉयड सिटी अंडरग्राउंड दबी हो। काय एक लेज पर खड़ा है। लैंटर्न की रोशनी अंधेरे में विशाल इमारतों को दिखाती है। वो दंग रह जाता है कि ऐसा भी कोई स्थान हो सकता है, लेकिन बोलता है कि उसे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अचानक पीछे से आवाज आती है, शिकायत बंद कर और लाइट की तरफ चल। काय राहत की सांस लेता है। उसे गली और वो साथी दिखाई देते हैं। वो एडमिट करता है कि वो अलग पड़ जाने से डर गया था। गली ब्लेम करता है कि काय की वजह से वो सब भटके, पर वो पलटकर कहता है कि गली खुद भी लॉस था। वो इस बरीड शहर को घूरते हैं। गली घबराहट में पूछता है, आखिर ये जगह है क्या? वो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि इन्फिनाइट रूइंस में एस्टेला फ्रैगमेंट ढूंढना पूरी बेवकूफ़ी है, जब पता ही नहीं कि वो दिखता कैसा है। काय मानता है कि ऐसे में ढूंढने में इटर्निटी लग जाएगी। मन ही मन वो चाहता है कि नीरो यहीं होता। चमक उसके पैरों के पास मटीरियलाइज होती है। वो हैरान रह जाता है। छोटा ब्लैक कैट नीरो? काय पैनिक में सोचता है कि नीरो यहां कैसे आ गया। गली उसे देखता है और पूछता है कि ये क्रीचर है क्या। काय ठंडा पसीना बहाते हुए घबरा जाता है कि उसका सीक्रेट पेट पकड़ा गया। फिर उसे अचानक लगता है कि ये नीरो की यूजफुलनेस साबित करने का परफेक्ट मौका है। वो गली और उसे बुलाता है और नीरो को पकड़कर कॉन्फिडेंटली मुस्कुराता है। काय अनाउंस करता है कि उसके पास एस्टेला फ्रैगमेंट ढूंढने का आसान तरीका है। वो प्राउडली बताता है कि ये छोटी क्रीचर उन्हें ऑब्जेक्टिव तक ले जाएगी। गली गुस्से में चिल्लाता है, उस पर यकीन नहीं। पर जब वो आर्ग्यू कर रहा होता है, वो उसे पूरी तरह इग्नोर करके नीरो की तरफ फैसिनेटेड नजरें लगाए हुए रहती है। काय नीरो की एबिलिटी दिखाने का फैसला करता है। ब्लैक कैट उसके आर्म्स से जोर से म्याऊं करता है और हवा में उछलता है। हवा में जाते ही उसका शरीर एनर्जी के वॉर्टेक्स में बदल जाता है। ब्लाइंडिंग लाइट फट पड़ती है। पूरी डार्क रूइंस रोशनी से भर जाती हैं। ग्रुप शॉक में खड़ा रह जाता है। वो ग्लोइंग स्फीयर आगे उड़ती जाती है, रास्ता इल्यूमिनेट करती हुई। तीनों पायनियर्स उसके पीछे चलते हैं। चलते हुए गली डिसबिलीफ में पूछता है, कोई क्रीचर इतनी इंटेलिजेंट और स्पेशल एबिलिटी वाली कैसे हो सकती है? वो डिमांड करता है काय ने उसे कहाँ पाया। काय उसे इग्नोर करते हुए ग्लोइंग नीरो के मूवमेंट्स पढ़ता रहता है। वो कहता है, नीरो बता रहा है कि एस्टेला फ्रैगमेंट वहीं आगे है। क्रीचर अचानक एक ट्रेल नोटिस कर तेजी से आगे बढ़ जाती है। लाइट ट्रेल घुमावदार रास्ता बनाती है और ग्रुप एक ह्यूज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर के सामने पहुंचता है। एक डार्क टनल एंट्रेंस उनके सामने। काय सोचता है, और कितनी गहराई तक जाना पड़ेगा? गली पूछता है कि क्या वो डर गया? काय जवाब में पलटकर कहता है कि चलो अंदर। वे एक विशाल हाई सीलिंग कॉरिडोर में चलते हैं। ग्लोइंग नीरो रास्ता रोशन कर रहा है। काय कहता है कि यह फैसिलिटी उसकी उम्मीद से भी बड़ी है। तभी नीरो एक मैसिव मेटल डोर के सामने फ्लोटिंग रुक जाता है। काय समझ जाता है कि उसने कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ लिया। तभी अचानक एक भारी मेटालिक टिक्कर की आवाज गूंजती है। उनके सामने जमीन पर एक विशाल मेटल क्रैश होती है। वो ऊपर देखते हैं, एक जायंट रस्टी ऑटोमेटॉन उनके ऊपर टावरिंग खड़ा है। गली कंफ्यूजन में कहता है ये बायोलॉजिकल क्रीचर्स जैसा नहीं। अचानक रोबोट एक्टिवेट होता है। एक स्कैनिंग बीम उनके ऊपर चलता है। मशीन पहले उसे स्कैन करती है। उसकी शाइनिंग ब्लू कलर कोड डिटेक्ट होती है। फिर गली को उसका ग्रीन कोड रजिस्टर होता है। फाइनली बीम काय पर रुकती है। काय घबराकर महसूस करता है कि मशीन उनकी रंगों से आइडेंटिटी चेक कर रही है। स्कैन पूरी होते ही डिस्प्ले में एब्सोल्यूट ब्लैक का कोड चमकता है। रोबोट की आंखें ब्लड रेड ग्लो में जल उठती हैं। वो अनाउंस करता है, ब्लैक कलर डिटेक्टेड, थ्रेट आइडेंटिफाइड, एलिमिनेशन स्टार्टेड। काई कंफ्यूज्ड है कि उसे ब्लैक विच क्यों कहा। तभी रोबोट का विशाल पंच उस पर फॉल होता है। काई समय पर हाथ लगाकर अटैक ब्लॉक तो कर लेता है, मगर पीछे घिसटता चला जाता है। दर्द से कराहता है। वो गुस्से में मशीन को ग्लेयर करता है और चिल्लाता है, हम पीछे नहीं हटेंगे।
विशाल रोबोट अपना हैवी फिस्ट उठाकर उन्हें चकनाचूर करने की कोशिश करता है। काई उसका सामना करता है, लेकिन कितना भी जोर लगाए मशीन की आर्मर अटूट। गली स्वॉर्ड से हमला करता है, पर सिर्फ स्पार्क्स उड़कर गिरते हैं, कोई स्क्रैच तक नहीं। वो पैनिक में, क्या उसकी एबिलिटीज मशीन्स पर बेअसर हैं? काई रोबोट को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। उसके चेस्ट में एक ग्लोइंग कोर घूम रहा है, वही उसका वीक पॉइंट है। अगर पावरफुल लेफ्ट हुक मारने उछलता है, पर रोबोट सरप्राइजिंग स्पीड से काउंटर करता है। काई मुश्किल से बचता है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। नॉर्मल अटैक्स यूजलेस। उसे वो पल याद आता है जब उसका शरीर पूरी तरह ब्लैक एनर्जी से ढक गया था। वो डिसीजन लेता है, अब वही पावर, मगर कंज्यूम ज्यादा होती है, इसलिए सिर्फ राइट फिस्ट पर पूरा ब्लैक ऑरा फोकस कर देता है। वो लीप करता है, पूरी ताकत से पंच मारता है। पंच सीधे कोर पर लगता है। बूम! रोबोट का अपर बॉडी ब्लास्ट हो जाता है। उसका हेड उड़ते हुए गिरता है। उसकी आंख की रोशनी बुझ जाती है। काई रबल के बीच सांस छोड़ता है। गली और वो स्टंड होकर देखते हैं। काई डेब्रीज में एक राउंड ऑब्जेक्ट नोटिस करता है, रोबोट का कोर। वो उठाते हुए सोचता है, मारी इसे गिफ्ट करके खुश होगी। अचानक गली चिल्लाता है, ये पावर क्या थी? वो काई को घेर लेते हैं, सवालों की बौछार। काई नर्वस होकर कहता है, ये टेक्निक कलर बहुत ड्रेन करती है। तभी पीछे की ह्यूज मेटल डोर खुद ब खुद खुलने लगती है। अंदर केवल पिच ब्लैक वॉइड। नीरो डार्क में पैनिक में उड़ता हुआ आता है। उसका छोटा शरीर डर से कांपता है। काई डोर की तरफ देखता है, अंदर कुछ गलत है। वार्निंग के बावजूद वो क्यूरियोसिटी से एक कदम नजदीक जाता है। उसकी उंगलियां ब्लैक सरफेस को छूती हैं। वो लिक्विड जैसा रिपल करती हैं और अचानक काली एनर्जी ब्लास्ट होकर बाहर आती है। ह्यूज शैडो टेंटिकल्स बाहर निकलकर पूरे ग्रुप को रैप कर लेते हैं। गली और वो चीखते हैं। वे खिंचकर टनल की ओर घसीटे जाते हैं। तीनों उस ब्लैक वाइड में सक्ड हो जाते हैं। वे एक एंडलेस डार्क स्पेस में गिरते हैं और एक नए डार्क एनवायरनमेंट में क्रैश होते हैं। गली दर्द से कराह कर उठता है। वो खुद को चेक करता है और शॉक में फ्रीज हो जाता है। उसकी जैकेट से लेकर उसका पूरा शरीर, उसकी ग्रीन कलर गायब, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। काई और वो भी अपने तालमेल बिगड़ने वाली स्थिति में। पूरी दुनिया ग्रे स्केल हो चुकी है, कोई रंग नहीं। वो कंफ्यूज और टेरिफाइड होते हैं। क्या हुआ? ये जगह क्या है? रूइन से अलग कोई वियर्ड रेल्म। सीन कट। एक छोटा स्कॉर्पियन बंजर जमीन पर चलता है। दूर चमकती ब्राइट सिटी दिखाई देती है। शहर में एक ह्यूज गवर्नमेंट बिल्डिंग के अंदर ईस्टर्न गवर्नमेंट का चीफ गुस्से में चीख रहा है। क्या उसे लोकेट किया गया? एक सबऑर्डिनेट नर्वसली बताता है कि वो एक्सप्लोरेशन मिशन पर है, कलरिस्ट रेड के साथ, और वो बॉय खुद चाहता था कि कोई इंटरफियर ना करे। चीफ ब्लैक कलर के बारे में चिल्लाता है। उसे यकीन नहीं कि रेड इतना डेंजरस कलर वाला इंसान फील्ड में लेकर चला गया। वो फ्यूरियस है। रेड हीरो होगा, पर इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं। गुस्से में समझाता है कि हाल ही में एक भयानक क्रिएचर की अपीयरेंस ने रूलिंग काउंसिल को डर और अफरा तफरी में डाल दिया है। उन्हें लगता है कि कैटास्ट्रॉफिक ब्लैक वेव शुरू हो चुकी है। वो शिकायत करता है कि गलती की पूरी ब्लेम उसी पर डाली जाएगी। पास बैठी पिंक और येलो बालों वाली यंग वुमन टीजिंग स्माइल के साथ कहती है कि बॉस फिर से बहुत इरिटेट है। कैमेलिया, अरोरा पाइनियर कोर की लीडर, उसे शांत रहने का सलाह देती है, वरना वो सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। वो कहती है कि उसे उसकी चिंता समझ आती है, लेकिन उसे आगे का नतीजा सोचकर पैनिक नहीं करना चाहिए। कैमेलिया पूछती है, क्या उसे सच में लगता है कि रेड बिना सोचे कोई भी स्टेप लेगा? वो आर्ग्यू करती है कि रेड एक भरोसेमंद सिक्योरिटी है, काई जैसे लड़के की निगरानी करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। कैमेलिया कहती है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल को साथ ले जाने से कभी कभी अनएक्सपेक्टेड लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। वो चाय पीते हुए कहती है कि उन्हें अभी डर नहीं, भरोसा चाहिए। लेकिन जैसे ही वो सिप लेती है, उसका चेहरा बिगड़ जाता है, क्योंकि चाय बहुत कड़वी है। बॉस उसे इग्नोर करके केटल में ढेर सारा शुगर डाल देता है। कैमेलिया सोचती रह जाती है कि कोई इतना मीठा कैसे पी सकता है। बॉस उसे स्कोल्ड करता है कि वो फोकस रखे। कैमेलिया सीरियस हो जाती है। वो स्वीकार करती है कि बॉस ब्लैक से डरता है क्योंकि वो लेजेंडरी ब्लैक विच से जुड़ा है। वो समझाती है कि ब्लैक डेथ और फियर सिंबल करता है और हिस्ट्री में एक भयानक डिजास्टर आया था जिसे फर्स्ट ब्लैक वेव कहा गया। वो बताती है कि लगभग मानवता खत्म हो गई थी जब डार्क मिस्ट ने पूरी दुनिया को कवर कर लिया था और भयानक क्रिएचर्स ने ब्लैक लैंड्स को जन्म दिया था। कैमेलिया कहती है कि एक और वेव आती ही आएगी और उनकी एक्सप्लोरेशन असल में सर्वाइवल है। वो हाल की सभी अनोमलीज और ब्लैक वील्डर की अपीयरेंस का जिक्र करती है, डिटर्मिन्ड नज़र के साथ कहती है कि उन्हें पूरी ताकत इस्तेमाल करनी होगी, यहाँ तक कि ब्लैक को भी, और बॉस को काउंसिल को कन्विंस करने के लिए प्रेरित करती है। बॉस रिजाइंड फेस के साथ कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन वो काई की फोटो वाले डॉसियर पर नजर डालते हुए प्रॉमिस करता है कि अपनी पूरी कोशिश करेगा। काई की तस्वीर देखते हुए वो सोचता है कि शायद पूरी सिटी की किस्मत इसी एक लड़के पर टिकी है। वहीं दूसरी तरफ काई, गैली और रायन एक एंडलेस ब्लैक वॉइड में खड़े हैं। उनके बॉडीज व्हाइट आउटलाइंस की तरह चमक रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। गैली पैनिक में काई को देखकर चिल्लाता है, उनकी कलर्स गायब हो गई हैं, और पूछता है कि काई की कलर अभी भी क्यों बची हुई है। काई कहता है उसे आइडिया नहीं, शायद इसलिए क्योंकि उसकी कलर ब्लैक है जो इस डार्कनेस से मैच होती है। अचानक गैली एग्जॉशन से झुक जाता है और रायन भी सिर पकड़ते हुए वीक महसूस करती है। काई कंफ्यूज होकर देम को देखता है, सोचता है कि वो ठीक कैसे है। उसे याद आता है कि उसने हमेशा कलरलेस लाइफ जी है, इसलिए ये उसके लिए नया नहीं।
की आवाज तनाव से भरी, ऑलमोस्ट चोकिंग निकलती है। वो कहता है कि उसके शरीर में कुछ गलत हो रहा है। वो आंखें बंद करता है और एक पल के लिए उसे अपने अंदर फेंटली ग्लोइंग सिनिस्टर कोर दिखता है, जैसे कोई छिपा हुआ हिस्सा अचानक जाग गया हो। उनके आसपास फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं, पहले धीमी, फिर इतनी ज्यादा कि रूह कांप जाए। तीनों घबराकर चारों तरफ देखते हैं, आवाजों का सोर्स समझने की कोशिश। पैनिक में गैली अंधेरे में चिल्लाता है कि जो भी है सामने आए। काई ध्यान से सुनता है और एक पल सोचता है, क्या ये वही वॉइस है जो कभी उसके अंदर गूंजती थी? लेकिन जल्द ही समझ जाता है ये अलग है, बहुत ही अजीब, दूर और भयानक नफरत से भरी। शैडोज के बीच उसकी फेमिनिन सिल्हूएट बनने लगती है, डार्क, स्पेक्ट्रल, लंबे बाल हवा में तैरते जैसे। काई उस प्रेजेंस की क्रशिंग प्रेशर महसूस कर लेता है देखने से पहले ही। वो झटके से मुड़ता है, गैली और रायन वहीं जम जाते हैं। डर उनकी सांस रोक देता है, उनके शब्द अटक जाते हैं। समझ नहीं आता, क्रिएचर, स्पिरिट या कुछ और ज्यादा डरावना। घबराहट तुरंत गले पर चढ़ जाती है, क्योंकि वो फिगर ऐसे आ गई जैसे एकदम वॉइड से उभर चुकी हो, बिना वार्निंग, बिना किसी ट्रांजिशन के। धीरे धीरे वो डार्क वुमेन अपना हाथ उठाती है, एक उंगली सीधी काई की छाती पर पॉइंट करती है। काई फ्रीज, उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। उसे समझ आता है, उसे चुना गया है। वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता और उसकी माइंड वर्तमान से खींचकर कियोटिक विजन में फेंक दी जाती है। एक जायंट वॉर्टेक्स अनियंत्रित घूमता है और पूरी सिटी को निगल लेता है। बिल्डिंग्स टूट जाते हैं, रोड्स मिट जाते हैं, सब कुछ स्पाइरल में समा जाता है। सीन बदलता है, एक और नाइटमेयर, खंडहरों की दुनिया, ब्लड रेड स्काई और कोलोसल बीस्ट्स का राज। आसमान में एक विशाल आय खुलता है, एंडलेस शैडो मॉन्स्टर्स को कमांड करता हुआ। उनमें से एक हॉरिफाइंग मल्टी आइड एंटिटी सीधे काय की तरफ झपकती है, जैसे वो उसे हर विजन के पार देख रही हो। फिर सब बदल जाता है। एक मिस्टीरियस वुमन का चेहरा उसके सामने, बहुत पास, एक चमकते सिंगल आई के साथ उसे घूरती हुई। फिर काय इंटेंस नीली एनर्जी के सामने खड़ा है, इतनी ओवरवेलमिंग कि उसे शक होता है, ये मेमोरी है, भविष्य या उसकी वास्तविकता। उसकी सोच बिखर जाती है। वो क्वेश्चन करता है, वो कौन है, क्या है और यहां क्यों है? उसके सबकॉन्शियस की गहराइयों में एक तेज लाइट से वॉइस निकलती है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी के साथ कि उसे एक नाम चाहिए। एक ब्लर्ड फिगर पास्ट से उभरती है, मुस्कुराती हुई। वो उसे एक नाम देती है, काय, और कहती है कि वो अपनी खुद की लाइट ढूंढे, अपनी खुद की कलर। विजन अब्रप्ट खत्म हो जाती है। काय हवा के लिए हांफते हुए प्रेजेंट में लौटता है, जैसे उसे किसी अबिस से खींचकर बाहर फेंका गया हो। उसका शरीर पसीने में डूबा, डर उसके चेहरे पर लिखा। वो लड़खड़ाता हुआ सिर पकड़ लेता है और हांफते हुए कर्स करता है। ये सारी हॉरिबल सीन्स उसकी मर्जी के खिलाफ क्यों आ रही हैं? वो बेताबी से यादें पकड़कर रखने की कोशिश करता है, जो पहले ही फीकी पड़ने लगी हैं। वो खुद से कहता है, आंसर होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। तभी एक नाम उसके दिमाग में उभरता है, साफ और भारी, लूमियल। वो भौहे चढ़ाकर सोचता है कि ये कौन या क्या है। तभी गैली की चीख गूंजती है। वो पूरी तरह मीडिया खो चुका है। सोर्ड्समैन पागलों की तरह हवा में काटने लगता है, जैसे किसी इमेजिनरी बैटल में हो। काय तुरंत मुड़ता है और देखता है कि गैली खतरनाक ढंग से रायन के बेहद पास ब्लेड घुमाते हुए। रायन फर्श पर सिमटी कांप रही है। गैली की आवाज टूट चुकी है, रैंडम कोहराम भरी बातें चिल्लाते हुए। रायन भी अपने नाइटमेयर में फंसी है। काले आंसू उसकी आंखों से बह रहे हैं। वो सिर पकड़कर रोती है और अपनी बहन से माफी मांगती है। कोई दर्दनाक मेमोरी उसे तोड़ रही है। काय का दिल घबराहट से जकड़ जाता है। उसे समझ आता है, ये जगह, ये क्रीचर उनकी माइंड्स को करप्शन में ढकेल रहा है। वो जानता है कि यहां रुकना मौत है। तभी एक फेमिलियर साउंड हवा चीरता है। काय ऊपर देखता है, एक वाइट ग्लोइंग फिगर उसकी तरफ उड़ती आ रही है। रिलीफ उसके चेहरे पर खिल जाता है, नीरो और लेसो। काय पूछता है, नीरो ठीक है? नीरो घबराकर हवा में चक्कर काटता है और डिस्टेंस की तरफ जेस्चर करता है, वार्निंग देता हुआ, कुछ वहां है। नीरो आगे उछलता है, पीछे शिमरिंग लाइट ट्रेल छोड़ता हुआ। काय फॉलो करने को कदम बढ़ाता है, लेकिन रुक जाता है। पीछे गैली अपना ब्लेड रायन पर गिराने ही वाला है। काय समझता है वो उन्हें छोड़ नहीं सकता। काय नीरो से पूछता है, क्या वो अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है? उसी पल नीरो से ब्लाइंडिंग प्योर लाइट सर्च फूटता है और गैली को घेर लेता है। वो डार्क करप्शन सनलाइट में धुएं की तरह जलकर गायब होने लगता है। स्क्रीन्स रुक जाती हैं। धीरे धीरे गैली और रायन दोनों शांत हो जाते हैं। काय राहत से सांस छोड़ता है। लाइट काम कर गई।
वो कहते हैं कि यहीं रुको, और काय अकेले नीरो के छोड़े लाइट ट्रेल को फॉलो करता है। वो शिकायत करता है कि आगे कुछ दिख क्यों नहीं रहा, और तभी फिर वही विस्पर्स लौट आते हैं। एक ठंडी वॉइस कहती है, कोई कलर उसे छू नहीं सकती। काय गुस्से में ग्राउल करता है, अब और रिडल्स नहीं, उसे जवाब चाहिए। तभी दूर एक विशाल लाइट उभरती है, जैसे आसमान में कोई स्टार एक्सप्लोड हुआ हो। काय की आंखें चमक उठती हैं। वो उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे जैसे करीब जाता है, उसका चेहरा वंडर से भरता जाता है। वो रुकता है। उसकी सामने एक विशाल 4 पॉइंटेड स्टार स्ट्रक्चर है, स्टोन मोनोलिथ के ऊपर, इंटेंस सेक्रेड ग्लो के साथ। काय तुरंत पहचान जाता है, यही है उनका लक्ष्य, एस्टेला फ्रैगमेंट। उसकी लाइट अलग है, पावरफुल, यूनिक। वो सोचता है, क्या हर फ्रैगमेंट की अपनी अलग शेप होती है? लेकिन समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। काय रॉकी स्लोप चढ़ता है, एस्केप का एकमात्र मौका पकड़े हुए। वो हाथ फ्रैगमेंट के कोर की तरफ बढ़ाता है। उसी पर लाइट वायलेंटली घूमने लगती है। मैसिव एनर्जी वेव उस फ्रैगमेंट से फूटकर सीधे उसकी हथेली में घुसती है। उसकी अब्जॉर्प्शन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। काय घबरा जाता है। उसका शरीर उस एनर्जी से चमकने लगता है। पैनिक बढ़ जाता है। उसकी एबिलिटी खुद क्यों चालू हो जाती है? वो उम्मीद करता है कि बस एक पल था, कुछ गलत ना हो। चारों तरफ ब्लैक करप्शन टूटती चली जाती है, ऑप्रेसिव एटमॉस्फेयर मिट जाती है, पूरा डार्क वॉइड घुल जाता है, और वो एक मैसिव ग्रे स्टोन चेंबर में खड़ा होता है, अकेला। वो अपनी हथेली में चमकती एनर्जी को देखता है। डार्कनेस खत्म। काय जल्दी सोचता है, ब्लैक लैंड्स कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। इस जगह का हर कदम खतरनाक है। गैली और रायन सेंसेस रीगेन करते हैं और शॉक में काय को देखते रहते हैं। काय पूछता है, तुम लोग ठीक हो? अली कांपते उंगली काई की तरफ एक्यूजेटरी तरीके से तानता है। सदमे में पूछता है, काई कैसे बिना चोट के बाहर निकल आया? काई मानता है कि उसे खुद नहीं पता। फिर वो अपनी हथेली उठाता है, एक ऑब्जेक्ट रेनबो लाइट से चमकता हुआ। काई अनाउंस करता है कि टारगेट मिल गया। सब तुरंत पहचान जाते हैं, एस्टेला फ्रैगमेंट। ग्रुप टेंशन में चुपचाप उसके चारों तरफ खड़ा होता है। मल्टी कलर लाइट उनके फेसेस पर पड़ती है। गली आर्म्स फोल्ड करके डिसबिलीफ में कहता है कि ये छोटी सी चीज वही है जिसे रेड लीडर ढूंढ रहा था। रायन उल्टा आगे झुककर फैसिनेट होकर कहती है कि कितना अजीब है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट इतनी सारी कलर्स कैसे होल्ड कर रहा है। नीरो ऑर्ब के चारों तरफ उड़ता है, उसकी ग्लोइंग आइज आर्टिफैक्ट पर जमी हुई। काई अपने शरीर में अभी भी एनर्जी का एको महसूस करते हुए कहता है कि उसे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं लग रहा। माहौल थोड़ा शांत होता है। तभी नीरो धीरे धीरे ऑर्ब के ऊपर हवर करता हुआ डेंजरसली पास पहुंच जाता है। काई देर से नोटिस करता है। नीरो आर्टिफैक्ट के ऊपर मंडराता है, अपना मुंह बहुत ज्यादा वाइड खोलता है और एक absurd पल में पूरे स्टेला फ्रैगमेंट को निकल जाता है। दुनिया फ्रीज हो जाती है। काई का चेहरा प्योर हॉरर में मुड़ जाता है। गली और रायन दोनों एक साथ चीखते हैं। पैनिक उनकी आवाज में फट पड़ता है। वो नीरो से पूछते हैं, उसने क्या कर दिया? गली का धैर्य वहीं खत्म। वो फ्लोटिंग कैट को पकड़ लेता है और जोर से झकझोरते हुए चिल्लाता है कि वो खाना नहीं है, स्प्रेड इट आउट। काई घबराकर गली को खींचने की कोशिश करता है, चिल्लाता है कि नीरो से हाथ हटाओ। उससे पहले कि कुछ सॉल्व हो, चारों तरफ क्रैकिंग साउंड्स गूंजने लगते हैं। वॉल्स और सीलिंग फटने लगते हैं, आवाज मौत की वार्निंग जैसी। गली बुरे शब्द चिल्लाता है, इतना सब करके आखिर में ऐसा होगा। पूरी स्ट्रक्चर टूटने लगती है, पत्थर गिरने लगते हैं। तीनों प्रिजनर्स समझ जाते हैं कि लड़ाई का समय नहीं, भागना है। गली चीखता है, भागो। काई नीरो को सीने से लगाकर रायन और गली के साथ स्प्रिंट करता है। जमीन उनके पैरों तले टूटती हुई, पीछे पूरी चेंबर कोलैप्स हो रही है। पिलर्स गिर रहे हैं, हवा डस्ट से भर रही है। वो बिना पीछे देखे भागते हैं और मुश्किल से एक कॉरिडोर में कूदकर गिरती हुई केव से बच जाते हैं। सीन शिफ्ट। ब्लैक लैंड्स के दूसरे हिस्से में पायनियर्स का ग्रुप एक ह्यूज मॉन्स्टर की डेड बॉडी के पास खड़ा है। अरांशी आगे बढ़कर जमीन पर एक गहरा स्लैश मार्क इंस्पेक्ट करती है। वो मिट्टी छूकर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहती है, वो वापस आ गया। ब्लू हेयर वाला मैन पूछता है, क्या मिला? अरांशिया डैक टोन में कहती है, हाँ, वो बैटल ऑब्सेस्ड बास्टर्ड लौट आया है। वो समझाती है कि ये निशान ह्यूमनॉइड क्रीचर के हैं जिसे स्वॉर्ड डीमन कहते हैं, विच की ब्लैक हैंड्स में से एक। जहां भी वो आता है, डिजास्टर साथ आता है। वो सोचती है रीसेंट मॉन्स्टर एक्टिविटी शायद उसी की वजह से है। मैन पूछता है, मिशन कंटिन्यू करें? अरांशिया खड़ी होकर कहती है, अबॉट, रिसोर्सेज काफी मिल गए हैं, इंटर्न्स को रिस्क में नहीं डालूंगी। उसी पल हवा में भारी प्रेशर बढ़ता है। अरांशिया एक मैसिव एनर्जी स्पाइक फील करती है। दूर एक माउंटेन में रेड एक्सप्लोजन इरप्ट होता है। उसकी आंखें शॉक में फैल जाती हैं। ये रेड की कलर है, मतलब स्वॉर्ड डीमन उसी के साथ है। वो बात पूरी करती उससे पहले इनविजिबल स्लैशेस हवा चीरते हुए ग्रुप की तरफ आते हैं। अरांशिया इंस्टिंक्ट से चिल्लाती है, हट जाओ। पायनियर्स पैनिक में हर दिशा में भागते हैं। अरांशिया अपना जायंट मैकेनिकल हैमर एक्टिवेट करती है, जो इंटेंस ऑरेंज हीट से जगमगा उठता है। उसका चेहरा फियर्स हो जाता है। वो जंप करती है, हैमर मीटियोरिक फोर्स के साथ गिरता है। एक मैसिव ऑरेंज एक्सप्लोजन ब्लैक स्लैश से भिड़कर उसे न्यूट्रलाइज कर देता है।
डस्ट छटते ही आरांशा जमीन पर मजबूती से उतरती है। बिना रुके वो ऑफिशियल एक्सपीडिशन एंड डिक्लेयर करती है और ऑर्डर देती है कि सब फॉरवर्ड पोस्ट लौट जाएं। ब्लू हेयर वाइस को रिट्रीट लीड करने को कहती है क्योंकि वो अकेले रेड से जुड़ने जाएगी। एक एक्सप्लोसिव लीप के साथ आरांशा डिस्टेंट पीक की तरफ उछल जाती है। वहां ऊपर एक कैटास्ट्रॉफिक बैटल रेजिंग है। रेड और स्वॉर्ड डीमन की रेड और ब्लैक एनर्जीज टकराकर विनाश कर रही हैं। स्वॉर्ड डीमन के पास प्योर डार्कनेस की हैवी स्पीयर है। उसका सिंगल व्हाइट आई क्रोध से चमक रहा है। वो स्वर्लिंग ब्लैक वॉटेक्स लॉन्च करता है। रेड प्रिसाइज स्पिन से उसे ब्लॉक करता है, बिल्कुल काम। वो अनस्टॉपेबल सीरीज ऑफ अटैक्स डॉज करता है। अचानक स्वॉर्ड डीमन रुकता है। उसके पैरों तले हीट बिल्ड हो चुकी है। जमीन एक्सप्लोड होती है। जायंट रेड फ्लेम गाइजर एरिया को निगलने उठता है। डीमन आखिरी पल में पीछे छलांग लगाकर इन्फर्नो से बच जाता है। फ्लेम्स के पार वो रेड को घूरता है, आंख में प्योर हेट्रेड। तभी स्काई से वॉइस आती है, अटैक अच्छा था रेड। आरांचिया ऊपर से गिरते मीटियोरॉइड जैसी हैमर ऊंचा उठाए वाइल्ड ग्रिन के साथ स्वॉर्ड डीमन को प्रोवोक करती है कि बचकर दिखा। हैमर गिरता है, शॉक वेव माउंटेन हिला देती है। डीमन जमीन से टकराकर दब जाता है। रेड काम हंसी के साथ कहता है, देर हो गई। आरांचिया हंसकर कहती है, रास्ते में मरते मरते बची। वो मानती है कि ये क्लीन हिट था, लेकिन फाइट खत्म नहीं। उनके शब्द कंफर्म होते ही डस्ट में से स्वॉर्ड डीमन फिर निकलता है, बिल्कुल फ्यूरियस, बिना खरोंच। रेड कॉन्फिडेंट टून में कहता है, अब आसान होगा क्योंकि आरांचिया अपनी कलर इस्तेमाल कर रही है। आरांचिया वॉर्न करती है, केयरलेस मत बनो। उसे राहत है कि वो समय पर आ गई। वो कहती है, बाकी कलरिस्ट्स नहीं चाहते रेड अपना ट्रू पावर अनलीश करे। इतना भयावह है वो। रेड चिढ़कर नजरें फेर लेता है। आरांचिया अपने फीट के नीचे ग्लोइंग ऑरेंज रिंग समन करती है। हैमर इंटेंस ऑरा से भर उठता है। वो डिक्लेयर करती है, विच की एक और ब्लैक हैंड आज गिर जाएगी। स्वॉर्ड डीमन साइलेंट रेजिंग। तभी क्लिफ एज से हाफती आवाज गूंजती है। रेड की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। डीमन भी रुक कर देखता है। क्लिफ पर काय, गैली, नीरो और रायन लड़खड़ाते हुए ऊपर चढ़ते हैं, हाफते हुए, एग्जॉशन के साथ। गैली लाउडली कंप्लेन करता है वो कभी वापस नहीं जाएगा अंडरग्राउंड रूइंस में। काय फ्रीज हो जाता है। उसकी स्पाइन में ठंडी लहर दौड़ जाती है। वो ऊपर देखता है। स्वॉर्ड डीमन का सिंगल व्हाइट आई सीधे उसी पर टिका है। पीछे रेड और आरांचिया इंटेंस कलर पावर से चमक रहे हैं। काय समझ जाता है वो सीधे मौत की लड़ाई के बीच आ गिरे हैं। आरांचिया और रेड एक साथ गाली देते हैं, वर्स टाइमिंग, और तुरंत मॉन्स्टर इंटरसेप्ट करने को कूदते हैं। रेड चिल्लाता है, रास्ते से हटो, लेकिन स्वॉर्ड डीमन उन्हें इग्नोर कर देता है। उसके इंस्टिंक्ट्स वीकेस्ट टारगेट पर जाते हैं। वो टेरिफाइंग ब्लर बनकर काय, गैली और रायन की तरफ झपटता है, प्योर प्रेडेटरी किल इंटेंट के साथ। गैली रिएक्शन में पैरों को जकड़कर स्वॉर्ड उठाता है। रायन भी एग्जॉशन में वेपन निकालती है। दोनों काय को बचाने आगे कूदते हैं। कोई हिचक नहीं, सिर्फ सर्वाइव का डेस्परेशन। डीमन की जवाबी स्ट्राइक इंस्टेंट और ब्रूटल। वो अपनी विशाल डार्क ब्लेड एक स्वीपिंग आर्क में घुमाता है। इम्पैक्ट एब्सोल्यूट। गैली और रायन की वेपन्स हवा में कांच की तरह टूटकर बिखर जाती हैं। मेटल टूटने की आवाज पहाड़ में गूंजती है। वो शॉक में जम जाते हैं। गैली अपनी शैटर्ड स्वॉर्ड को देखकर फ्रोजन, समझ ही नहीं पाता कैसे इतना ताकतवर मेटल ऐसे मिट गया। डर पहली बार उसकी आत्मा तक उतरता है। उसे क्रिस्टल क्लियर समझ आता है पावर गैप इन्फिनिट है। ये लड़ाई नहीं, सीधी मौत है। डीमन ब्लेड फिर ऊपर उठाता है। वो गिरती है। उसी पल काय मूव करता है, न सोचे न रुके। वो खुद को आगे फेंककर उसके और दोस्तों के बीच आ जाता है। ब्लेड काटती है। काय का बायां हाथ जड़ से कटकर उड़ जाता है। दर्द विस्फोट की तरह उसके शरीर में फैलता है। काय दांत भींच लेता है। चीख गले में दम तोड़ देती है। खून हवा में छटकता है। रायन चीख उठती है। गैली शॉक में दहाड़ता है। काय पीछे की ओर गिरता हुआ जमीन से टकराता है। शरीर कांपता हुआ, खून बहता जा रहा है। डीमन रूथलेस तुरंत नी स्ट्राइक से गैली को दूर फेंकता है। फिर रायन को गले से पकड़कर हवा में उठा लेता है, उसे ह्यूमन शील्ड बनाते हुए। रेड और आरांचिया एक पल में पहुंचते हैं और फ्रीज। अटैक नहीं कर सकते। एक गलत मूव और रायन मर जाएगी। स्वॉर्ड डीमन गरजता है। कंटेम्प्ट से भरी आवाज में आदेश देता है, रुक जाओ, रास्ता दो, मुझे मत रोकना। और फिर अपनी रियल डिमांड रखता है, की। कलरिस्ट्स कंफ्यूज्ड एक दूसरे को देखते हैं। रेड पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करता है। आरांचिया उबलते गुस्से में चिल्लाती है कि वो क्या बकवास कर रहा है। उसे बास्टर्ड कहती है। रेड जॉ टाइटन करके उस खतरे का वेट महसूस करता है। नीचे काय अपने कटे हाथ के पास गिरा है। दुनिया घूम रही है। दर्द असहनीय। खून शरीर पर गर्म बहता जा रहा है। ऊपर नीरो रोता हुआ हॉवरिंग, उसकी लाइट पैनिक में फ्लिकर करती हुई। तभी कुछ होता है। काय का बचा हुआ हाथ ट्विच करता है। डीमन अपनी डिमांड रिपीट करता है, जवाब चाहिए। तभी ग्राउंड से डार्क प्रेजेंस उठती है। शैडो जीवित धुएं की तरह फैलती है। काय धीरे धीरे उठने लगता है, हर तर्क, हर नियम के खिलाफ। डीमन फील करता है
वो कंफ्यूजन में सिर घुमाता है। उसकी वॉइस कांपती है। काय, क्या है? काय पूरी तरह खड़ा हो जाता है। उसका चेहरा पूरी तरह शैडो में छिपा। बेहिसाब ब्लैक एनर्जी उसके चारों तरफ हंग्री वॉटेक्स की तरह घूम रही है। वो डार्कनेस उसके कट रिस्ट पर कॉन्सेंट्रेट होती है और सबके सामने असंभव चीज घटित होती है। एक नया हाथ बनना शुरू होता है, पूरी तरह ब्लैक एनर्जी से मोल्ड होकर कुछ ही सेकंड्स में अपने आप रीजेनरेट हो जाता है। स्वॉर्ड डीमन की आंखें डिसबिलीफ में फैल जाती हैं। इतना भारी घाव और काई फिर भी खड़ा है। हवा में एक टेरिफाइंग प्रेशर भर जाता है। राक्षस की रीढ़ में एक ठंडा डर दौड़ जाता है जो उसने सदियों से महसूस नहीं किया था। वो हकलाते हुए पूछता है कि एक ह्यूमन के पास ब्लैक कलर कैसे हो सकता है। काई की सिलुएट भारी और घातक बनती जाती है, पूरी तरह स्पिनिंग डार्कनेस से घिरी हुई। एनर्जी सॉलिड होकर प्योर शैडो वाला हाथ बन जाती है। रीजेनरेशन पूरा होते ही डीमन लड़खड़ा जाता है। तभी शैडो पावर का वायलेंट ब्लास्ट उसे रैगडॉल की तरह उड़ाते हुए पीछे फेंक देता है। अरांसिया और रेड फ्रीज हो जाते हैं। डीमन हाफते हुए अपना गला पकड़ता है क्योंकि एक इनविजिबल फोर्स उसकी गर्दन क्रश कर रही है। काई शांत कदमों से आगे बढ़ता है। सिर्फ एक हल्के जेस्चर से वो उस जायंट मॉन्स्टर को गर्दन से उठाकर हवा में पकड़ लेता है। अरांसिया तुरंत रिएक्ट करती है। काई, गली और बाकी सभी को पकड़कर पीछे सिक्योरिटी जोन में खींच लेती है। रेड दूर से देखता है, चेहरे पर भारी डार्कनेस, जैसे उसकी वर्स्ट फियर सच हो रही हो। उसे डर लगता है कि ये अनस्टेबल डिवाउरिंग ब्लैक पावर काई के माइंड को खा चुकी है। डीमन डेथ पैनिक में तड़पता है। डार्कनेस उसकी आर्मर, उसके शरीर, उसकी एग्जिस्टेंस को क्रश कर रही है। वो कुछ और महसूस करता है, कुछ और ज्यादा डरावना। उसकी अस्तित्व चोरी हो रही है। कोई हेल्यूसिनेशन नहीं। वो काई की सिंगल ग्लोइंग आई को देखकर कनेक्शन बना लेता है। ये पावर उसने पहले भी देखा है, बिल्कुल उसी जैसा। अंतिम समझ की उस स्प्लिट सेकंड में प्योर हॉरर उसे तोड़ देता है। काई वही व्यक्ति है जिसे विच तलाश रही थी, वही की। काई के शरीर से टेरिफाइंग डार्क जॉज निकलते हैं, पूरी तरह जीवित छाया की तरह, डीमन को निगलने के लिए खुलते हुए। टीथ बंद होने ही वाले होते हैं। डीमन एब्सोल्यूट डेस्परेशन में अपनी स्वॉर्ड निकालकर फ्यूरियस स्लैशेस से शैडो जॉस को काटता है। जैसे तैसे एक पाथ ओपन करने में कामयाब होता है। वो समझ जाता है जीत नहीं सकता, डिस्टेंस कम करनी होगी। वो काई के लिम्स टारगेट करते हुए आगे आता है। स्ट्राइक गिरती है, लेकिन एक डेफिनिंग शॉक वेव उसे रोक देती है। डीमन की आंखें फट पड़ती हैं। उसकी ब्लेड रुक गई है। काई के ट्रांसफॉर्म्ड आर्म ने उसे थाम लिया है। ब्लैक हैंड स्वॉर्ड को क्रशिंग ग्रिप में पकड़ लेता है। डीमन की आत्मा कांप जाती है जब फिर से वो लंबे डार्क जॉज उसकी तरफ बढ़ते हैं। वो लास्ट सेकंड में बैकवर्ड लीप मारकर शैडो में उतरकर बचता है। वो हाफते हुए रफ वॉइस में स्वीकार करता है उसने कभी सोचा भी नहीं था कि काई की शक्ति इस लेवल तक पहुंच सकती है। तभी एक और प्रेजेंस वायलेंट फोर्स के साथ एंट्री लेती है। अरांसिया प्योर रेज में चिल्लाती है, बहुत हो गया, और अपना ह्यूज मैकेनिकल हैमर स्विंग करती है। डीमन मजबूर होकर ब्लॉक करता है। अरांसिया गरजती है, मरना है क्या, और हैमर को पूरी ताकत से नीचे गिराती है। मैसिव इंपैक्ट। डीमन की ब्लेड क्रैक होकर शैटर हो जाती है। वो दर्द में चीख कर गिरने लगता है। अरांसिया ऊपर से उसे फिनिश करने के लिए पूरी मौत बनकर खड़ी है। डीमन समझ जाता है कि मिल चुकी है, जीत की जरूरत नहीं। एक सडन बर्स्ट ऑफ स्पीड में वो भाग निकलता है। अरांसिया शॉक में चिल्लाती है, इतना डिस्ट्रक्शन करने के बाद भाग रहा है। वो गंदी गाली देती है। फिर जब वो डीमन की डायरेक्शन देखती है, पैनिक से भर उठती है। वो बोली, रेड, हमें उसे रोकना होगा इससे पहले कि वो डेप्थ्स में पहुंच जाए। डीमन भागता है और फिर एक आवाज बूम करती है। वो रुकता है। सामने रेड खड़ा है, उसकी आईज प्योर रेड ब्लेज में। रेड ठंडी आवाज में पूछता है, कहाँ जा रहा है? रेड की स्वॉर्ड क्रिम्सन ब्लेज में इग्नाइट होती है। उसकी सुप्रीम टेक्निक अनलीश होती है, क्रोमैटिक एनाहिलेशन फायर। स्ट्राइक इतनी तेज कि डीमन रिएक्ट नहीं कर पाता। उसकी लेफ्ट आर्म क्लीन कट कर उड़ जाती है। माउंटेन फ्लोर में एक जायंट लीप ओपन हो जाता है। डीमन हॉरर में ब्लीडिंग स्टंप को पकड़ता है। शॉक उसके चेहरे में जम जाता है। उसे समझ आता है ये पावर क्रोमा है। वो रेड को अभिशापता है और रेज में फिर से अटैक करता है। रेड प्योर फ्यूरी में ग्लेयर करता है। उसे रिमेंबर्ड प्रॉमिस ऑफ अ रियल फाइट। वो कहता है, आज मैं तुझे और तेरे काइंड्स और नर्क भेजूंगा। रेड डेवस्टेटिंग रेड एनर्जी की स्टॉर्म लॉन्च करता है। ब्लेड स्ट्राइक्स टोरेंशियल रेन की तरह गिरते हैं। डीमन अब सिर्फ एक आर्म से फाइट कर पा रहा है। हर हिट उसे कोलैप्स के और पास धकेलती है। वो बाकी बची ब्लेड ट्रेम्बलिंग ग्रिप में पकड़े हुए ब्लॉक करने की कोशिश करता है। डीप इनसाइड उसे स्वीकार करना पड़ता है जीतना असंभव है, लेकिन उसकी आईज में वाइल्ड डिटर्मिनेशन। वो कसम खाता है कि अगली बार की वो ले जाएगा,
चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। ब्लड ड्रिपिंग, वो पीछे हटते हुए शैडोज में सिंक हो जाता है, एक मॉन्स्ट्रस लीप से ब्लैक अबिस में गायब। रेड क्लिफ एज पर खड़ा उस वाइट को देखता रह जाता है। उसकी ऑरा अभी भी विचलित करती हुई चमक रही है। एरांसिया उसके पास दौड़ती है और आगे चेज करने को तैयार होती है, लेकिन रेड उसे रोक देता है। ये सुसाइड होगा। एरांसिया फ्रस्ट्रेटेड स्टॉर्म करती है, कहती है कि वो उसे पकड़ ही लेते। रेड हेवी काम के साथ कहता है, इस कंडीशन में यहां आगे बढ़ना मौत है। वो सीरियस टोन में स्वीकार करता है, इवन विद देयर पावर यहां वही सीमा है। ब्लैकलैंड्स खुद एक लिविंग शील्ड है जो अंदर छिपे सबको प्रोटेक्ट और डिस्टॉर्ट करती है। अंधेरा उन्हें वापस घूरता है। ग्रुप इकट्ठा होता है। एरन सिर झुकाकर माफी मांगती है, वो बोझ बनी। रेड हल्की मुस्कान देकर सिर हिलाता है। गैली और रायन भी उसे रीअश्योर करते हैं कि सभी जिंदा हैं, वही मायने रखता है। पर राहत पल भर की। रेड की नजर काय पर जाती है। उसका चेहरा कठोर हो जाता है। पूछता है, उस लड़के का क्या करेंगे? काय बिल्कुल मोशनलेस खड़ा है, पूरा शरीर डेंस रेस्टलेस डार्कनेस से ढका हुआ। जमीन की छाया धीरे धीरे उसकी तरफ खिंच रही है, जैसे टेरिटरी खुद अब्जॉर्ब हो रही हो। रेड की स्पाइन में ठंड दौड़ जाती है। वो जानता था काय डेंजरस है, पर इस स्तर पर उसे लगता है ये पूरा क्षेत्र काय द्वारा निगला जा रहा है। धीरे धीरे ब्लैक ऑरा डिसॉल्व होती है, धुएं की तरह हवा में वैनिश होती हुई। ग्रुप खामोश, अनश्योर कि काय सेंसेस में है या नहीं। एरांसिया थोड़ा आगे बढ़ती है। रेड हाथ उठा देता है। एब्सोल्यूट साइलेंस। काय लड़खड़ाता है, उसकी आंखें उलट जाती हैं। बॉडी से पूरी ताकत ड्रेन हो चुकी है। वो कोलैप्स हो जाता है। कोई हिलता नहीं। सब उस बेहोश लड़के को देखते रह जाते हैं, जिसने अभी कुछ पल पहले ऐसा मॉन्स्टर्स पावर दिखाया था जिसे ब्लैकलैंड्स भी महसूस कर रही थी। सवाल हवा में भारी लटकता है, वो है कौन? उसी समय दूर डीप डार्कनेस में स्वॉर्ड डीमन लड़खड़ाता चलता है। खून फ्रीली उसके म्यूटिलेटेड शोल्डर से टपक रहा है। डार्क एनर्जी घाव के आसपास स्पाइरल होने लगती है। फ्लैश रीजनरेट होने लगती है। उसका आर्म वापस आता हुआ। एक हंसी गूंजती है। एक मॉकिंग फीमेल वॉइस उससे पूछती है, फिर मुंह की खाई? टिपिकल, जहां दखल नहीं वहां टांग अड़ाना। डीमन गुस्से से शैडोज की तरफ घूरता है। 2 फिगर्स इमर्ज, 2 मिस्टीरियस लड़कियां, एक ग्रीन हेयर और एक ब्लैक हेयर, उनके साथ कई और प्रेजेंसेस। वो उसे इंस्टेंटली पहचान वाइपर। वो नटखट अंदाज में उसकी हालत पर हंसती हैं, डिमांडिंग कि आखिर कौन उसे इतना बुरी तरह घायल कर गया। उनमें से एक झुककर ग्राउंड इंस्पेक्ट करती है। स्कॉच्ड अर्थ और प्योर रेड एनर्जी के निशान देखकर चालाक मुस्कान देती है। वो रिकॉग्नाइज करती है उसने कलरिस्ट रेड से फाइट की और जिंदा बच गया, ये अपने आप में मिरेकल है। डीमन इरिटेशन में ग्रंट करता है। वाइपर्स टीजिंग जारी रखती हैं। वो टंग क्लिक करके कहता है, चुप रहो और दफा हो जाओ। पर वे बिना रुके रेड की पावर पर कमेंट करती हैं। कहती हैं कि वो absurdly स्ट्रांग है, लेकिन उसका फाइटिंग स्टाइल उसकी खुद की लाइफ फोर्स कंज्यूम करता है। वो खुद को खत्म कर देगा इवेंचुअली। फिर टोन गंभीर हो जाती है। पूछती है, क्या डीमन ने नोटिस किया विचेस कर्टन रूइंस वाली विशाल डार्क बैरियर टूट चुकी है? मलिशियस स्माइल के साथ पूछती हैं, किसने किया, कैसे किया? डीमन साइलेंट रहता है। वाइपर अनॉयड होती है और ब्रूटल मॉकिंग बढ़ाती है। डीमन गुस्से में उसे इडियट कहता है। ऐसी क्रिटिकल जानकारी किसी को नहीं मिलेगी। की रिवील्ड हो गई तो वो सब हार जाएगा। उसकी आईज पॉजेसिव बर्न करती हैं। वो कसम खाता है काय केवल उसकी कैप्चर होगी। उसका साइलेंस वाइपर्स के सस्पिशन कंफर्म कर देता है। वो हंसती हैं, कहते हुए कि क्लियरली वो कुछ छिपा रहा है। फिर वो बोर्डम से श्रक कर देती हैं, कहती हैं कोई बात नहीं, वो खुद पता लगा लेंगी। ग्रीन ग्लोज के आईज में इग्नाइट होता है और दूर एक मॉन्स्ट्रस टेंटिकल सिलुएट हिलता हुआ दिखता है। वो खतरनाक हंसी के साथ कहती है, अब हमारे पास एक लीड है, अब टाइम है बिग वेव्स बनाने का। और कहानी यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और अगली पार्ट मंगो। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन ऑन करो और चाहो तो मेंबर बनकर हमारे काम को सपोर्ट करो। ये काफ़ी सस्ता है और हमें बहुत मदद करता है। अगली वीडियो आने तक स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को देखो, वो भी एकदम शानदार है।